चलो आईटी एंड कंप्यूटर्स एक क्लास और होगा इसके बाद, ये मान के चलो सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद जो थोड़ा बहुत करंट डेवलपमेंट होगा वो करा दूंगा, ठीक है। तो जो हम लोग अपना कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी में क्या क्या टॉपिक्स चल रहे हैं उसको इसमें डील कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। और ये एक या दूसरे कारण से बराबर जो है ये चर्चा का विषय बना रहता है। अगेन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी चाहे कभी क्राइम कंट्रोल के लिए हो जाए या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए हो जाए या किसी किसी अलग अलग कारण से जो है ये एफआरटी का आपको चर्चा आती रहती है। यहाँ पे जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज अबाउट एएसटीआर, ठीक है। तो एक तो पहले इसका नाम आप फुल फॉर्म ही इतना बड़ा है तो बस एक बार देख लो, ठीक है। सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा बहुत सारे सिम बंद कर दिए जा रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले से हम लोग एक एक आदमी के नाम पे 8-8 10-10 सिम था पहले से, बीच बीच में तो फ्री मिलता था तो ले भी लेते थे। हाँ, तो धीरे धीरे जो है अब आपको लिमिट आपका जो है वो कर दिया जा रहा है और वो बंद किया जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। हाँ जी, जो चालू है आपको सिम जो है आपको जैसे जो आपके सबसे पुराने वाले होंगे उनको बंद किया जाएगा या नए वाले होंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन कम यूज में हो रहा है, ठीक है, वो आपका बंद कर दिया जाएगा। और उसको बंद करवाने में जो रोल है दिस इज अबाउट दिस एएसटीआर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। इश्यू ये हो रहा था कि एक एक आदमी के नाम पे इतने सारे सिम और उसमें भी कई बार दस्तावेज जो है जाली बनाए जा रहे थे। जैसे आपने क्या करा, आपने अपना डॉक्यूमेंट दिया आपने, ठीक है, अपने अपना फोटो दिया। अब आपके डॉक्यूमेंट और आपके फोटो का ही डुप्लीकेशन करके भी सिम निकाले जा रहे थे। जब तक आधार तो अभी आया ना, हाँ, तो उसमें भी ये समस्या आपको आ रही थी और इसके वजह से कई लोगों के नाम पे कितने सारे सिम थे और जो कि जनरली फ्रॉड के लिए यूज किए जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है आपको किया गया और इसमें रोल है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये आपको सिस्टम बनवाया और इसका यूज करके इन्होंने दे आर ट्राइंग टू वेरीफाई कि कौन कौन से मतलब सब्सक्राइबर जो है वो उनके नाम पे कितने कितने सिम है, ठीक है। सो ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें भी आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लिख सकते हो। इन्होंने ये डेवलप किया दिस एएसटीआर मॉडल है कुछ नहीं, एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है। और बेसिक जो इसका काम है ताकि ये क्या कर सके कि जो सिम सब्सक्राइबर है उनको पहचान उनकी करी जा सके। एक इनिशिएटिव चली और इस इनिशिएटिव का नाम है संचार साथी इनिशिएटिव, ठीक है। ये इनिशिएटिव अपने आप में नोट कर लेना। संचार साथी इनिशिएटिव में बहुत सारे सुविधाएं थी बट इसमें एक पर्पस ये भी था कि जो सिम आपको फ्रॉड डॉक्यूमेंट से या फॉल्स डॉक्यूमेंट से यूज किए जा रहे हैं उसको कम से कम कंट्रोल में लाया जाए। और अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे नाम पे भी गलत कोई उपयोग कर रहा है तो आप भी इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने क्या करा कि एक डेटाबेस बनाया और इस डेटाबेस में जितने सिम खरीदे गए थे सबका यहाँ पे इन्होंने डेटा यहाँ पे डाला। और यूजिंग दिस परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि कंप्यूटर का यूज करके दे ट्राई टू मैच कि एक आदमी जैसे फेशियल फीचर, अब कई बार लोग क्या करते हैं फोटो किसी और का, नाम किसी और का, एड्रेस किसी और का, ठीक है। तो उसमें भी अब इनको वो मैच करा के देखेंगे, ठीक है, अगर फोटो ये ए पर्सन का है तो इस ए पर्सन से रिलेटेड कितने फोटो जो हैं इस तरीके कितने डॉक्यूमेंट्स में ये अवेलेबल है, ठीक है। तो जब इनको ये पता चलेगा तो देन उनको वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये डेटा बहुत ज्यादा था, देयरफॉर इसमें आपका परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का भी यूज किया गया है। और यहाँ पे इसका यूज करके और साथ ही साथ एक नई टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। और ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, अगेन न्यूरल नेटवर्क आपको समझ में आ रहा होगा, उसी का एक टाइप है न्यूरल नेटवर्क। हमने बात क्या करते हैं वैसे कंप्यूटर्स वैसे प्रोग्राम्स जो कि जिस तरीके से दिमाग आपका ब्रेन काम करता है उस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है, मल्टीपल तरीके से ऑर्डर में वो काम करेंगे। तो इसका यूज करके परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर का यूज करके थ्रू द संचार साथी इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या करी है कोशिश कि जो फ्रॉडलेंट सिम्स लिए जा रहे हैं उनको हम क्या करें, बंद करें। पूरी की पूरी कहानी ये है, एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर में हम ये बात करने वाले हैं और यहीं पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की भी बात जो है वो हो जाएगी। सो सबसे पहले आपका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है। सो अगेन दिस इज ए टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल। याद करो हमने डीप लर्निंग मॉडल की कई चर्चाएं हम कर चुके हैं। एक तो फेस स्वैप टेक्नोलॉजी में हम कर चुके थे, वहां पे भी डीप लर्निंग की बात होती थी। इसके अलावा मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के बीच की हमने चर्चा करी थी। तो उसी का एक टाइप है जिसको कहते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और जिसको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है फॉर द इमेज एंड वीडियो रिकॉग्निशन। कि अगर एक इमेज है दूसरा इमेज है तो इट इज वेरी गुड टू मैच,
ठीक है, तो एक दूसरे के साथ मैच करके आराम से देख सकता है। एंड ये क्या कर सकता है, इट कैन पास थ्रू, और यू कैन से इट कैन स्कैन थ्रू अ लार्ज डेटाबेस वेरी इजीली। तो उसका यूज इन्होंने जो है इन्होंने किया है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का। सो आप देखो कि इस ये जो आपका सिस्टम है ASTR जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सो इट इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ऑल सिम्स अगेंस्ट अ सस्पेक्टेड फेस इन लेस देन 10 seconds from a database of 1 crore images. So how far this number is? यानी कि अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ये मैं पर्सन हूं, मेरे नाम पे कोई जाली और सिम है क्या, सो अगर आपको अपना खोजना है तो इट कैन जस्ट स्कैन द डेटाबेस विद इन सेकंड्स। लाइट आ गई सर, 2 मिनट रुक जाओ, ऑन करो ऐसी। ठीक है, चलो। ठीक है, सो बेसिकली हाँ जी, इस ASTR की कैपेबिलिटी है कि ये पूरे डेटाबेस को लेस देन 10 सेकंड्स में ये क्या कर सकता है, ऑलमोस्ट ये स्कैन कर देगा। सो इट्स अ वेरी पावरफुल मशीन। और ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि एक इंडिविजुअल को एक डॉक्यूमेंट पे मैक्सिमम 9 सिम रखने की यहाँ पे इजाजत दी गई है। अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो 9 सिम बहुत ज्यादा होते हैं, बट स्टिल ये इनिशिएटिव। हाँ जी, तो इसीलिए AI का यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन आप कर लें और सिटी संचार साथी इनिशिएटिव की भी। सो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, और जैसे रुक जाओ इसको पहले देख ही लो यहाँ पे, जस्ट मिनट। तो कुछ इस तरीके का पोर्टल है आपको संचार साथी इनिशिएटिव का, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सर्विसेज हियर। जैसे कि आप अपना यू कैन ट्रैक योर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल डिवाइस यूजिंग योर IMEI नंबर। ठीक है, आपके मोबाइल कनेक्शन कितने आपके नाम पे सिम्स हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक स्टॉलन या लॉस्ट मोबाइल यू कैन डू दिस थिंग। ठीक है, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल चेक रिक्वेस्ट सर्विस, इसके अलावा CIR सर्विसेज हैं। तो ये इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज आपको इस संचार साथी इनिशिएटिव के अंदर में मिल रही है। तो पहली चीज की संचार साथी इनिशिएटिव आपको अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये पहली चीज को किस मिनिस्ट्री का आपको है, ठीक है, इसके अंदर में क्या क्या सुविधाएं दी गई है, तो मेजरली आप इसको रखेंगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये याद रखेंगे। मेजर जो है आपको सर्विसेज जो इसमें प्रोवाइड करी गई हैं, तो एक CEIR सर्विसेज है फॉर ब्लॉकिंग स्टॉलन और लॉस्ट मोबाइल, इजी काम है, मिल जाएगा आपको। उसके अलावा नो योर मोबाइल कनेक्शंस, तो आप चेक कर सकते हो कि मेरे नाम पे कितने सारे सिम जो है वो अवेलेबल है, उसमें से आप जिसको बंद कराना चाहो यू कैन ऑल्सो मेक इट कि आप इसको बंद करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके अंदर में देखें आप जो है इसी के अंदर में दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह का मिलान करना कि एड्रेस सही है, नाम सही है। और उसके अलावा भी अगर कभी आपको लगता है कि मेरे नाम पे कुछ गलत हो रहा है तो यू कैन रिपोर्ट इट ऑल्सो। आप जो है आपके मोबाइल का या IMEI का आप अपने अपने हिसाब से ट्रैक कर सकते हो कि मेरा जो IMEI मेरे मोबाइल का है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, कई बार वो चेंज कर देते हैं, IMEI मोबाइल चोरी का मोबाइल होता है और उसका IMEI वो अपडेट करके एंड दे विल आपको दे देंगे। तो फिर ये सब सारी चीजें आप जो है यू कैन डू दिस थिंग। एंड फाइनली ASTR4 क्या हो गया, चलें दोस्तों, ASTR4 सिम वेरिफिकेशन, ये चर्चा है। तो एक तो आपको संचार साथी इनिशिएटिव तो मान के चलना कि जो बेसिक जरूरतें थी आपको अपने हिसाब से लग रहा था कि क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं इन्होंने दी है कि आप अपने मोबाइल्स को ट्रैक करते रहें IMEI के बेसिस पे, आप ये समझ सकें कि मेरा मोबाइल असली है नकली है, आप अपने सिम्स को जान सकें कि मेरे नाम पे कितने सिम हैं, अगर आपको बंद कराना हो तो आप बंद करा सकते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल मिल गया चोरी के बाद तो फिर आप उसको ओपन करा सकते हैं। ये सारी की सारी सुविधाएं जो है इस संचार साथी इनिशिएटिव में दी गई हैं। और देखना हो तो एक बार घर जाना तो खोल के देख लेना इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल रही है। एक बार देख लोगे तो चीजें ज्यादा याद रह जाती है, बात समझ में आ रही है। तो सिम चालू बंद किए हो तो ठीक ही है। आवाज नहीं जा रही क्या अंकित? हेलो, नहीं नहीं वो ऑन है।
चलो कोई बात नहीं, आवाज पहुंच रहा है ना। चलो इसके बाद देखो, ये छोटे छोटे न्यूज हैं जो अक्सर निकल जाते हैं दिमाग से, या निकल जाता है, पैसे निकल जाएगा आपको। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो आपका काम कैसे करता है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। देखो क्या होता है कि मान लो किसी का फेस है, अब यहाँ पे आईज हैं, नाक है, ठीक है, ऐसा है कुछ फेस। अब फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या करती है, इस फेस को एक ग्रिड में बनाती है। यानी कि एक मान लो ऐसे 10x10 का मैं एक ग्रिड ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ऐसे 10x10 का ग्रिड ड्रॉ कर दो और उस पे फेस को डालू, तो हर पॉइंट के बीच में, यानी हो सकता है दो आंखों के बीच का कुछ डिस्टेंस आएगा, आंखों और नोज के बीच का कुछ डिस्टेंस आएगा, नोज एंड लिप्स के बीच का कुछ डिस्टेंस आएगा, लिप्स का कुछ साइज आएगा, और इस तरीके से बहुत सारे डिस्टेंस क्या कर लिए जाते हैं, मैच कर लिए जाते हैं, और उसका एक कॉपी बना दिया जाता है। यानी हर फेस का क्या हो जाएगा, एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। उसमें पैरामीटर्स गिवन है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं। अरे नहीं, जैसे जनरली जैसे बताता हूँ, रेशियो रहेगा ना, एक रेशियो रहेगा आपका कि कितना बढ़ेगा। वैसा थोड़ी हो किसी का कि ये मान लो किसी बच्चे का स्टार्टिंग में कम है, बाद में ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका पूरा फेस ही बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए ये ग्रिड्स जो है वो ग्रिड्स पे इन्होंने पुट कर लिया, और इसको जूम करोगे तो मान लो बड़ा होने पे थोड़ा सा साइज बढ़ेगा, पर जनरली इसीलिए आपको अपडेट करते रहना पड़ता है। तो जनरली ये काम कैसे करता है, ये समझो कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है, बहुत सारे डिस्टेंस इन्होंने डिफाइन कर दिए कि कौन से डिस्टेंस अपने को नापने, ठीक है, और उसका एक डेटाबेस ये क्या कर लेते हैं, अपना डेटाबेस, इसमें अपने डेटाबेस में वो सारे इनपुट्स वो सेव रखते हैं। अब मैच करने का है तो क्या करेगी भाई, यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर्स लिए हैं ABCDE, अब ये पैरामीटर्स आई विल स्कैन कि ये कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं। अगर मिलता है देन इट मैच। इट्स कंप्यूटर जो है हमारी तरह नहीं देखता कि अच्छा इनका चेहरा मम्मी की तरह लग रहा है कि नहीं, पापा की तरह लग रहा है, नहीं, दे विल जस्ट क्लियर द पैरामीटर्स। बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस के बेसिस पे कि कितना मिल रहा है, कितना कलर का शेड क्या है, उन सब के बेसिस पे ये क्या करता है, आपको नापता है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का जो है यहाँ पे यूज करता है। और ध्यान रखना, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आपको फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया, रियल टाइम हर जगह पे ये काम कर सकता है। रियल टाइम में भी यूज होती है ना एयरपोर्ट्स वगैरह पे, या फिर दिल्ली वगैरह में इन्होंने बाद में बात करी थी कि दिल्ली पुलिस यूज करिए क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये जो है यहाँ पे काम किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाट, तो कंप्यूटर एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, दे मैप द यूनिक फेशियल लैंडमार्क्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अ न्यूमेरिकल कोड कॉल्ड अ फेस प्रिंट। तो फेस प्रिंट टर्म याद रखना, फेस प्रिंट का मतलब क्या है। फेस प्रिंट कुछ नहीं है, आपके जो चेहरे का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज द फेस प्रिंट, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द फेस प्रिंट। एंड यहाँ पे अगेन AI के प्रोसेसेस का यूज किया था, क्योंकि ऑब्वियसली एक ह्यूमन करने जाएगा इसको तो ये विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, वही कहानी, फेस प्रिंट आपका जनरेट हो गया, उस फेस प्रिंट को आप स्कैन कर लो कि देख लो कि डेटाबेस में और किसी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कितना परसेंट मिल रहा है। अभी कभी आपको देखोगे परसेंटेज मैच होता है, मूवी वगैरह में देखोगे तो दे विल से कि 90% मैच हो रहा है, 80% मैच हो रहा है, यानी इन पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं, कुछ पैरामीटर्स हो सकता है नहीं मैच, ठीक है। इसीलिए मान लो किसी ने दाढ़ी बना ली, दाढ़ी बढ़ा ली, तो भी पकड़ा जाएगा। हाँ हाँ तो वही आप देखो, आप जैसे मूवी वगैरह में भाई किसी ने पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिया बाद में चाहिए, तो वो पकड़ में आ जाएगा, वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी मैक्सिमम टाइम उसको कैच कर लेती है, वो कोई इशू नहीं होता है वहां पे, ठीक है। तो AI जो है यहाँ पे भी आपकी स्मार्ट हो गई है, फेस लॉक वगैरह तो काम कर ही रहा है आज के डेट में, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक आइडिया, इमेज रिकॉर्डेड बाय कैमरा, फेस डिटेक्टेड यूजिंग इमेज लाइब्रेरी, लैंडमार्क पॉइंट्स को आप मेजर करो, ठीक है। इसके बाद आप उसको डेटा में, जो आपका डेटाबेस है उसके साथ आप स्टोर कर लो। अब इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अगर मेंस बेस कभी क्वेश्चन पूछेगा तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में प्रीलिम्स के बेसिस पे बहुत कुछ नहीं है जानने को, फेस प्रिंट वगैरह आप यूज कर लोगे, या कोई टर्म किसी, अब मान लो किसी पुलिस ने किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को लिया है तो फिर आएगा, अभी कोई चर्चा में वैसा है नहीं, ठीक है, पिछले 1-2 साल में कुछ वैसा चर्चा में हुआ नहीं है। बात है कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आपके सिक्योरिटी को बढ़ाएगी, ठीक है, रिलायबिलिटी, जैसे एग्जाम वगैरह में चीटिंग वगैरह को ठीक करने के लिए काफी अच्छा यूज हो सकता है इसका, ठीक है। फास्ट है, एक्यूरेट है, काफी हद तक एक्यूरेसी इसकी बेहतर है, ठीक है। कॉम्पैटिबिलिटी, यानी कि आपके जो पुराने कैमराज हैं, पुराने डिवाइसेज है, आपका डेटाबेस, उन सबको ये स्कैन कर सकता है, तो वहां पे भी आपको लेकर के कोई इशू नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ इसके नुकसान भी हैं, मिसयूज, जैसे कि बात हो रही है कि लोगों को ट्रैक करने के लिए यूज किया जा सकता है,
ठीक है, लोगों के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकता है यूजिंग दिस थिंग, और प्राइवेसी कंसर्न्स आपको जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो सर ये कोर्स किस किस एग्जाम में काम आएगा? इट्स लाइक आपको जनरल कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर जगह से ही आ जाते हैं, साइंस एंड टेक से जनरल साइंस में तो हर जगह ही काम आ जाएगा। काम करने का कहीं आपको जनरली देखो ये बीपीएससी या यूपीएससी वाली चल रही है, बाकी आपको काम तो ऑब्वियसली हर एग्जाम में थोड़ा बहुत। हाँ जी, ऑनलाइनर में कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। साइंस एंड टेक, जनरल साइंस और ये ऐसी चीजें हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कितना डेप्थ में पूछे जाएंगे वो अलग चीज होती है। क्या प्रभाव पड़ता है साइंस एंड टेक अपनी लाइफ पे? हाँ वो तो आपको क्वेश्चन वो तो आपको मेंस वगैरह में, बीपीएससी मेंस वगैरह में तो भी आराम से आपसे पूछ लेता है कि भाई आंसर राइटिंग में बताओ। तो अब जैसा सिंपली हो जाएगा ना, आपसे पूछ लेगा कि एक्सप्लेन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, एक्सप्लेन वेयर दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल इन गवर्नेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका फॉर्म हो गया, नाउ यू हैव टू राइट अ 150 आंसर। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे भैया? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है क्या, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, और गवर्नेंस में ये कहां कहां पे यूज हो सकता है। सिंपल सा एक सवाल यू हैव टू राइट। तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया उसके बारे में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका यूज कहां कहां हो सकता है, जैसे अब कुछ एग्जांपल्स आप देखो यहाँ पे। एक सिंपल एग्जांपल है एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा बीच में डीजी यात्रा इनिशिएटिव शुरू करी गई थी। देखो इसी तरीके से आपको प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। एक इनिशिएटिव शुरू करी गई थी जिसका नाम था डीजी यात्रा। डीजी यात्रा में ये था कि आपको वहां पे स्पेसिफिक अलग से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू में आपको जो है वो स्कैन कर लेगा, आपका फेस स्कैन कर लेगा कि ये पर्सन वही है कि नहीं। ठीक है, तो एयरपोर्ट्स में इसका एक यूज हो गया। आप एग्जांपल भी ले लोगे कि हाँ ये यूज हो सकता है। रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी ऑब्वियसली आप सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हो तो यू कैन डू दिस थिंग। इसके अलावा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं इसका। ठीक है, जैसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन, तो मान लो पासवर्ड के जगह पे रादर देन यूजिंग पासवर्ड आप क्या कर सकते हो, फेशियल रिकॉग्निशन के तरीके से आप लॉक के बेसिस पे उसके बेसिस पे आप अकाउंट को लॉक कर सकते हो या अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा स्टेडियम वगैरह में ऑब्वियसली आप जो है, हाँ जी कौन, नो इट कैन डू, इट कैन डू। उतने पावरफुल आ चुके हैं ये आज के डेट में। ठीक है, एआई उतने पावरफुल सिस्टम्स आज के डेट में बन चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में बायोमेट्रिक वगैरह काम जो है आप इसी से करा लो। एक बायोमेट्रिक का तरीका ये भी है। ठीक है, तो अटेंडेंस वगैरह लगाने का जो काम है पहले बायोमेट्रिक से चलता था, अब जो है पूरा फेशियल रिकॉग्निशन के साथ चलेगा। तो इन जगहों पे आपका जो है यूज। इसके अलावा पुलिस का डेटाबेस, ऑब्वियसली आपको पुलिस के डेटाबेस में काम आ जाएगा। क्राइम एंड क्रिमिनल से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे जो मान लो डेड बॉडीज मिलती है तो किसका है किसका नहीं है, तो उसको आप डेटाबेस वगैरह से मैच कर सकते हो। क्रिमिनल ट्रैकिंग के लिए, हाँ जी, क्राइम करके भागा तो क्रिमिनल ट्रैकिंग वगैरह के लिए यूज हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ अलग सा आपको नहीं लिखना है, बट द थिंग इज कि उस टाइम में क्या आप ये सोच पाओगे कि नहीं। तो ओनली थिंग, इसीलिए अगर आपका क्लास में कई बार आप डिस्कशन किए हो तो आपको कुछ कुछ पॉइंट याद, अच्छा ये बात हमने करी थी। कई बार आपका फायदा ये जो है इस रूप में भी आपको मिल जाता है। तो ये ध्यान रखें, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, इसका रोल जो है आपका क्या क्या आपका चलेगा। यही मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया कि अगर आपको लिखने का मन हो तो देखो, मैं क्या होता है कि ये इस पे लिखने का मेरा एक और कारण होता क्या था कि जब हम पढ़ते थे तो मान लो टीचर्स ने पढ़ा दिया, अब टीचर्स ने पढ़ा दिया, उनको पता है वो सब लैंग्वेज में पढ़ा देते, जब हमको लिखना होता था कॉपी में तो कई बार स्टेटमेंट समझ में नहीं आता कि इसको लिखें कैसे। ठीक है, या हाउ टू राइट दिस थिंग। तो मेरा पर्पस इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट जो मैं डिस्कस कर भी देता हूँ फिर भी ये लिखा होता है अलग से। रीजन इज दैट, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाऊं फिर जाके आप बुक्स पढ़ो फिर जाके नोट्स बनाओ, तो ये चार काम रिडंडेंसी ना करनी पड़े। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मिसिंग चिल्ड्रन पर्सन एंड अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज। ठीक है, आप ये कर सकते हो। बैंकिंग में पासवर्ड के जगह पे आप सेफर ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। एयरपोर्ट पे डीजी यात्रा जैसे इनिशिएटिव जो है इन्होंने यूज करी। इसके अलावा हेल्थ केयर में स्ट्रीमलाइन पेशेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, प्रोवाइड एक्सेस टू, आप देखो जहां जहां भी आप बायोमेट्रिक्स का यूज कर रहे थे वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। जहां पे डेटाबेस में आप नाम नंबर तो नोट कर ही रहे थे ना, साथ में एक और डाल दो, क्या पड़ेगा, अगर एक और डाल लोगे उसका फेशियल डाल दोगे तो वो थोड़ा ज्यादा सिक्योर डेटाबेस हो जाएगा। जैसे एक और चीज देखोगे, आधार ने ये चीज हालांकि समस्या काफी हद तक दूर कर दी। जैसे क्या होता था कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी स्कीम्स आते थे उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर रहता था। बहुत सारे लोगों के मल्टीपल टाइम्स हैं, बहुत लोगों के है ही नहीं। ये सारी समस्या है। तो ये सारी समस्या आपको काफी हद तक आधार ने दूर करी, लेकिन फिर भी जहां पहुंच थोड़ा बहुत है वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये काम करा,
एक एक लोग जो है 3-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका हुआ करता था। बाद में इन्होंने आपका एआई सिस्टम का यूज करके दे ट्राई टू स्कैन इट। ठीक है, तो ये सारी जगहों पे देखो एआई का, अगेन एआई ऐसा चीज है कि इसकी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है। आप जितना सोच सकते हो, जो सोच सकते हो, एआई वो काम कर सकता है। आप यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि एआई मैं कहां कहां यूज करूंगा। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बेस में भी जो काम कर रहा है वो एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पीछे में भी काम कर रहा है। तो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जिस जिस क्षेत्र में यूज करना चाहते हो, इसमें आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत यूज जो है आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो आपको इसीलिए साथ करा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन रोबोटिक्स बनी है। ठीक है, अभी ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, नॉट ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको लेकर के डिबेट डिस्कशन आपको चल रहे थे कि कैसा होना चाहिए अपना ये। तो देखो, एक ऐसा फील्ड, रोबोटिक्स भी एक ऐसा फील्ड है जो कि आपको टाइम के साथ क्या हो रहा है, काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है और इसका यूज जो है आपको आने वाला है। और मजे की बात यह है कि रोबोट्स के साथ में जब एआई का यूज होना स्टार्ट हुआ, तब जो है ये काफी अपने आप में इसका डेवलपमेंट होने वाला है। और इंडिया भी जो है इस फेज में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि आने वाला टाइम जो है वो, अब जैसे वॉर जो है सोल्जर्स कम लड़ेंगे, रोबोट्स ज्यादा लड़ेंगे। ठीक है, और हर फील्ड में, नॉट ओनली इन दैट फील्ड, जैसे मान लो कहीं पे माइनिंग वगैरह होती है, आपको ऐसे जगह पे जहाँ पे इंसान को भेजना रिस्की है, तो आप रोबोट्स को भेज सकते हो। ठीक है, इवन सर्जरी वगैरह करने के लिए रोबोट्स आर परफॉर्मिंग सर्जरीज एज वेल। ठीक है, रोबोट्स का जो है काम, जैसे जो हमारे यहाँ समस्या चलती थी कि सीवेजेस वगैरह में जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो नाले होते हैं, गटर होते हैं, तो उसमें जो लोग साफ करने चलते थे, उतरते थे, उनकी डेथ हो जाती थी कई बार पॉइजनस गैसेस की वजह से। तो फिर उनके लिए स्पेसिफिक डिजाइन किए गए रोबोट, एक बंडीकुट नाम का एक रोबोट डिजाइन किया गया। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली सीवेज सफाई करने के, हाँ जी, बंडीकुट 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 जो कहना है कहो उसको। हाँ जी, इंडियन कंपनी ने, आईआईटी ने बनाया किसी। ठीक है, आईआईटी, हाँ बंडीकुट। ठीक, कुट है, हाँ COOT, लूट नहीं। ठीक है, सो ये आपका इसका काम था स्पेसिफिकली कि सीवेज को क्या करेगा, सीवेज की सफाई वफाई करेगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट फील्ड्स में आपका रोबोटिक्स का यूज हो रहा है। इवन आप देखो कि चांद पे जाने के लिए पहले आपको जो है व्योम मित्रा को भेजा जा रहा है, तो वो एक ह्यूमैनॉइड रोबोट है तो वो एक्चुअली रोबोटिक्स। तो आप समझो कि एक तरफ रोबोट और साथ में एआई का मिलन हो जाना, ये अपने आप में जो है दुनिया की तस्वीर बदलने वाला जो है आपको दिखता हुआ दिखेगा। ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह में जापान तो बोल ही रहा है कि भाई अपने को तो यूज ही करना है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए ध्यान रखना कि देयर फॉर देयर, आपको जो है बात हो रही है कि हमें भी वी हैव टू मेक अ नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर रोबोटिक्स के आने वाले टाइम में हम कैसे आगे लेकर के चलेंगे, हम क्या डेवलपमेंट करेंगे, उसको लेकर के गवर्नमेंट के कुछ ये इनिशिएटिव जो है ये काम चल रही है। सो सबसे पहले कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी क्या है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। सो रोबोटिक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट, सारी चीजें ये हर स्टेज में काम कर। ऑब्वियसली रोबोट बनाने के लिए डिजाइन, जैसे हम जब कॉलेज में गए थे ना, पहली बार फर्स्ट ईयर था हमारा, तो उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ करने, फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट करा रहे थे वो, हमें क्या पता प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे होते। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है आप रोबोट बना लो कोई। मैंने अच्छा, पहले ईयर में ही रोबोट, इतना आगे लेके जाओगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमें लगता था जैसे स्टार्टिंग में कि रोबोट जो है वो काफी बड़े रोबोट वैसा दिखेगा, लेकिन नहीं, रोबोट कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, वो रोबोट क्या है, जैसे एक गूगल ने रोबोट बनाया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, गूगल का है शायद, उसने उसने स्नेक टाइप का बनाया है ऐसे। ठीक है, वो स्नेक है, डिफरेंट पार्ट्स में वो मूवमेंट कर सकता है। और इसके उसके वजह से ये क्या हो सकता है कि ये किसी भी जगह में जहां पे घुसना सबके लिए मुश्किल है, वहां पे आसानी से क्या कर सकता है, घुस के आपको कर सकता है। इसके सर पे यहाँ पे कैमरा लगा रहेगा एंड इट विल जस्ट फाइंड द सीन। तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक टाइप ऑफ रोबोट हो गया। तो रोबोट आप ऐसा नहीं है कि वो केवल ट्रांसफॉर्मर वाला रोबोट हो तभी वो रोबोट है। ठीक है, रोबोट सिंपल सा भी, आप कोई भी काम कर रहे हैं, इट कैन बी रोबोट। एक ऐसा रोबोट मैं बनाऊं कि चूहे पकड़ ले, क्लीनिंग के लिए यूज होता है, दैट इज ऑल्सो रोबोट। ठीक है, तो रोबोट आपको स्टार्टिंग फ्रॉम की बेसिक वर्क करने से, वैसे रोबोट जो कि चांद में जाते हुए उसको कंट्रोल करेंगे, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द रोबोट। वो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, बट हैं सारे के सारे वो रोबोट ही। ठीक है, तो रोबोट जरूरी नहीं कि उसके हाथ पैर दिखे, वो गोल भी हो सकता है, सांप जैसा भी दिख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एनएसआर जो है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर रोबोटिक्स, इसने बात करी है कि रोबोट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे। जैसे इंडस्ट्रियल बेसिस पे, इंडस्ट्रीज में अब हेवी काम करने के लिए रोबोट्स यूज कर रहे हैं, गाड़ी का असेंबल करना है तो रोबोट्स ही करते हैं उसको।
ठीक है, सर्विसेज, होटल में खाना देना, आपको इस तरीके की साफ सफाई करना, 2010 आपको सर्विसेज के लिए। एंड द थर्ड इज द मेडिकल रोबोट्स, टाइम के साथ इनका भी डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। तो अभी तक जो हम मूवीज में देखते थे कि रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, जैसे बताओ, पैसे गिनना, ऑब्वियसली इट कैन डू, लेकिन अभी हम ज्यादा तो इसलिए नहीं करना चाहते कि हमारे पास वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है, बट उसको ये ध्यान में रखते हुए यूज करना है कि भाई अपनी पॉपुलेशन का भी नौकरी मिलती रहे। हाँ, इट कैन डू। ठीक है, तो आप अपॉर्चुनिटी अगेन, रोबोट्स के भी अपॉर्चुनिटीज एआई के साथ डाल दो और इट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे जो आपको रोबोटिक्स किस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, छोटे छोटे न्यूज हैं, ऑब्वियसली इट विल कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी के अंदर में ही ये सारी की सारी कहानी आएगी। स्टेट की बात करें तो तेलंगाना ने जो है अपना, ऑब्वियसली इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कि स्टेट लेवल पे रोबोटिक्स को अपने को कैसे डेवलप करना है वो लेके आएगा। कारण है हैदराबाद है ना, ठीक है, और हैदराबाद जो है रोबोटिक्स हब है एक तरीके से। सो वहां पे डेवलपमेंट वगैरह जो चल रही है, इसीलिए उन्होंने अपना फ्रेमवर्क लेके आए वो। बाकी धीरे धीरे बाकी स्टेट्स भी ऑब्वियसली दे विल फॉलो दिस थिंग। तो ये वन लाइनर्स क्वेश्चन आपको कहीं भी कोई भी नॉर्मली किसी एग्जाम में डाल देगा कि कहाँ से ये जो चीजें हैं वो आ रही हैं। इसके अलावा अब जो है इसमें करेंगे क्या, बेसिकली आप बताओ, आपको इकोसिस्टम डेवलप करना हो, मुझे है कि मुझे देश में रोबोटिक्स को आगे बढ़ाना, तो हम क्या करेंगे? आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, आप इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट दोगे, आप ऐसी चीजें करोगे कि मान लो रिसर्च को आपको लगता है इसका पोटेंशियल है, आप उसको मार्केट तक लेके आओगे। मार्केट्स में वो कंपनीज जो कि स्टार्टिंग में ग्रोथ करना स्टार्ट कर रही हैं रोबोटिक्स के फील्ड में, आप उनको सपोर्ट करोगे। यही सब चीजें तो आप करोगे। साथ ही साथ आप बाहर की कंट्री से अगर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हो सकती है, यू कैन डू दिस थिंग्स। तो जनरली अगर आप सोचो कि आपको बिठा दिया जाए कि भाई अपने को रोबोटिक्स को आगे बढ़ाने का है, आप क्या करोगे? ऑलमोस्ट वही सजेशन यहाँ पे दिए गए। ठीक है, यहाँ पे सजेशंस कोई बहुत अलग नहीं दिया गया है, बस एक बार यू हैव टू गो थ्रू कि भाई आइडेंटिफाई प्रायोरिटी यूज केसेस, कौन कौन से एरिया हैं जहां पे कि हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। पहले उसको तो जानोगे, एक बार उसको जाना, देन यू सेटअप एंड मैनेज द आरआईयू नेटवर्क्स, जहां पे वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन जहां पे इन रोबोटिक्स को लेकर के काम हो सकता है, आप उसको कीजिए। बिल्ड द लिंकेज बिटवीन डिमांड यूनिट्स एंड इनोवेटर्स, एक जो रोबोट्स को बना सकते हैं और दूसरा जहां पे डिमांड है, दोनों को आप क्या करेंगे? साथ लेके आएंगे। बेसिक आइडिया तो आपका यही होगा ना अगर आपको रोबोटिक्स को डेवलप करना है। उसके अलावा इंश्योर कन्वर्जेंस इन एफर्ट्स विद इनिशिएटिव्स अंडर इंडिया एआई। इंडिया एआई प्रोग्राम की हमने बात करी थी, इंडिया एआई में डेवलपमेंट करने की। ऑब्वियसली रोबोटिक्स आज के डेट में खाली वाला रोबोटिक्स की कोई वैल्यू नहीं है। आज के डेट में जो रोबोटिक्स की जरूरत है वो है एआई वाली रोबोट्स। तो आप साथ में लेके आइए रोबोटिक्स को भी और साथ ही साथ एआई को भी। इसके अलावा बिल्ड द इंडियन रोबोटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम। ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। नर्चर द डोमेस्टिक स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू फिजिकल एंड नॉन फिजिकल सपोर्ट। जो सपोर्ट की जरूरत है आप उनको दीजिए एंड लेट देम डू दिस थिंग। स्ट्रेंथन द इंडियन सप्लाई चेन फॉर रोबोट्स। तो देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे समझाना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू। अच्छा अगर मुझे डेवलपमेंट करना होगा तो क्या करना होगा, ठीक है, कहां कहां से मैं सपोर्ट, अगर आपको नहीं भी याद है एग्जाम में कभी पूछ भी लेगा ना, यू जस्ट हैव टू थिंक कि मुझे किसी एरिया में काम करना होगा तो मैं क्या करूंगा। वही आइडिया जो है यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे कोई वैसा आइडिया नहीं दिया गया है कि बहुत बाहर से है। ठीक है, इसके अलावा क्रिएट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट एक्सेस मैकेनिज्म। ऑब्वियसली आप बाहर से भी आपको जरूरत पड़े तो आप कंपोनेंट्स लेके आ सको, और बनाने के बाद अगर आपको एक्सपोर्ट करना है दैट यू कैन ऑल्सो डू, ऑब्वियसली यू कैन डू दिस थिंग। उसके अलावा नर्चर फेवरेबल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट टू ड्राइव एडॉप्शन ऑफ रोबोट्स। जैसे कुछ फील्ड में अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो आप प्रोसीड्यूर्स को बड़ा क्लियर रखो। उसको अगर एडॉप्शन में दिक्कत होगी क्या, इतने क्लियरेंसेज, ये सर्टिफिकेशन, तो फिर इंडिया में लोग एडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली आप इनको भी स्ट्रीमलाइन करके ले आओ। अंडरटेक कैपेसिटी बिल्डिंग इंटरवेंशन, ऑब्वियसली आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करो। तो कुल मिला के अगर आपसे कभी सवाल पूछ ले कि भाई देखो किसी भी फील्ड को, किसी भी चीज को, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द रोबोटिक्स, किसी भी चीज को आपको स्ट्रेंथन करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3-4 मुद्दों पे काम करेगा। आपका सबसे पहले की डिमांड को समझो कि जरूरत क्या है, आप उसको कैटेगराइज करो। फर्स्ट यू डू दिस थिंग, आपका एनालिसिस कर लो, देन यू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस जो उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आप डेवलपमेंट पे फोकस कराओ उस एरियाज में। चौथा, आपको जो फिजिकल नॉन फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होगी वो करो। लोगों में एडॉप्शन करने के लिए चीजों को आसान बनाओ। जैसे मान लो जस्ट रिलेटेड, अब मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही सवाल आ गया, चलो साइंस के टॉपिक तो नहीं है,
या चलो आ भी जाएगा, बट आपको ये गवर्नेंस का पोर्शन ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भारत में लोग ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करें, इसके लिए हम क्या कर सकते, क्या करोगे? डिमांड को समझोगे, लोग क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या कमियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो कि लोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उन कमियों को दूर करने के लिए आप इंस्टीट्यूशंस को अपने स्ट्रेंथन करो। तीसरा, लोगों को आपको अवेयर करना होगा कि ठीक है जो आपकी कमियां हैं हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। चौथा, लोगों को कुछ इंसेंटिव दो कि वो क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। जैसे छूट दिए जाते हैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, आपका जो आपका टैक्सेशन है उसको आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। जो कंपनीज बना रही हैं आप उनको सपोर्ट कर सको। इसके अलावा आपको मान लो अगर चलो हमारे यहाँ बनने के लिए जो कंपोनेंट्स की जरूरत है, बैटरी चाहिए, तो आप बैटरी भारत में सस्ता होके आएगा तो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट गिरेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, दैट वी यू कैन यूज। और आपके पास अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसको बाहर भेजने के लिए भी आपके पास चीजें क्या हो, इजी हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप आसान कर दो ना कि रजिस्ट्रेशन, डीटीओ, आरटीओ, ये सब का ज्यादा समस्या नहीं होगा। तो ये सब चीजें जब आप करोगे किसी चीज के लिए, ऑब्वियसली लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप इसी तरीके से किसी भी चीज का आपसे पूछे कि भाई इसको अपने को बढ़ाना है, क्या करें, इसको अपने को बढ़ाना है तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से मान लो कभी फसल पे पूछ दिया कि हम चाहते हैं कि भारत में आपका जो है स्पाइसेस की खेती ज्यादा हो, कैसे करोगे? सेम वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना है। डिमांड को समझो, मार्केट को समझो, कमियां क्या है आपके यहाँ, क्यों नहीं हो रही स्पाइसेस, उसको समझो। फार्मर्स को सपोर्ट करो, कोऑपरेटिव्स बनाएंगे कि भाई आपके ये फायदे निकल के आएंगे। फिजिकल नॉन फिजिकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड कराओ, मार्केट एक्सेस उनको अवेलेबल कराओ, हो गया आपका काम। यही तो करना है। तो किसी भी फील्ड में, तो इसमें ऐसा इन्होंने कुछ अलग सा नहीं दिया है, बट ओवरऑल जो आइडिया होगा वो हर चीज के लिए यही सेम आता है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू कि इसमें इन्होंने, और क्योंकि ये नया चीज है तो आप इसमें थोड़े अच्छे अच्छे टर्म यूज कर लेना कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन को करेंगे। ठीक है, क्योंकि नया फील्ड है ना, तो वही चीज है। बाकी ओवरऑल काम आप वही कर रहे हो, घुमा फिरा के किसी भी चीज को जो डेवलप करना होगा वही काम आप यहाँ भी कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो दैट्स द आइडिया। अगेन एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं रोबोटिक्स के, इन्यूमेरस। ठीक है, अब लाइन कटेगा तो जाके मुझे ना ऑफ करना पड़े, रोबोट जाके ये कर ले, ठीक, ऑटोमेटिकली इट कैन बी ना। सो हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन, सर्जिकल रोबोट्स आज के डेट में आप धीरे धीरे ये रियलिटी बनती जा रही है। तो आप दूर के इलाकों में क्या होगा कि अब हो सकता है अभी एआई खुद से वो सर्जरी ना कर सके, बट जैसे इन्होंने एक यहाँ पे कैसे करी थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कहाँ पे ये हुआ था कि डॉक्टर वाज हैंडलिंग द रोबोट फ्रॉम रिमोट एक्सेस। ठीक है, रिमोट एक्सेस वो क्या कर रहा था, पेशेंट को वहीं पे वो द सर्जरी वाज बीइंग डन बाय द रोबोट, बस उसको डॉक्टर बैठ के दूर से हैंडल कर रहा था। ठीक है, तो वो खुद वो उसमें क्या है कि आप उस तरीके से भी तो बना सकते हो रोबोट, जरूरी थोड़ी कि वो खुद से ही सर्जरी कर ले, डॉक्टर उसको हैंडल करके सर्जरी करे। तो आप दूर दराज के इलाकों में इस तरीके की सर्जरी करी जा पाएगी, अगर हो सकता है पॉसिबल हो जाए तो। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी में ऑब्वियसली माइंड डिटेक्शन, कॉम्बैट रोबोट्स ये आपको बनते हुए दिखेंगे भारत में, जो है सुपर सोल्जर्स की बात हो रही है, हम ही बना रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक वगैरह का काम जो है, अपना सामान फ्लिपकार्ट का जो है वो खुद ही लिखता है कौन सा गया कौन नहीं गया, तो ये वेयर हाउसेज में रोबोट्स ऑब्वियसली अमेजन काफी बड़े लेवल पे यूज कर रहा है। ठीक है, हाँ तो बेचने तो क्या करेगा, पाकिस्तान खरीदेगा कहां से? एग्रीकल्चर सच एज स्पॉट स्प्रेइंग एंड क्रॉप स्काउटिंग। ठीक है, अब बताओ रोबोट बना दिया काहे के लिए कि भाई फसल का ध्यान रखना, कीड़े ना खाएं। ऑब्वियसली रोबोट आप कहां कहां यूज कर सकते हो, इसकी कोई इसका लिमिटेशन नहीं, आप इसको और अच्छे केसेज में लेके आ सकते हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रोबोट्स यूज कर सकते हो। हाँ जी, ऑब्वियसली जहां पे भी आपका है वहां पे रोबोट्स को आप यूज कर सकते हो। आपको भीड़ मैनेजमेंट करना हो वहां पे रोबोट को यूज करो, माइन डिटेक्शन, माइन वगैरह में काम कराना है वहां पे रोबोट को यूज करो, सीवेज के लिए मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अगेन रोबोट्स का भी आपका यूज अगेन एआई के साथ मैच होके फिर ये इसकी कहानी भी आपको अनलिमिटेड होती चली जा रही है। अब जो है ये तो चलो रोबोट्स है, लेकिन अब जो हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब अब यहाँ पे ये रोबोट जो होंगे इनमें सॉफ्टवेयर डाला होगा, ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होंगे, ये समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये वैसे रोबोट होंगे, सो दे यूटिलाइज द इंटेलिजेंट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी टू कैरी आउट रिपीटेटिव ऑफिस टास्क टिपिकली डन बाय ह्यूमन। तो जो आपने बैंक वाली कहानी बताई वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि बैंक में आपको रोबोट रखना है, आपको जो है पैसे गिन के लोगों को देने के लिए, बाकी वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए, तो वो रोबोट ही अपना स्कैन वगैरह करके कर सकता है। तो इट कैन बी डन। ठीक है, ऑफिसेज में फाइल वगैरह पहुंचाना, जनरल फाइल्स पे कि भाई सिग्नेचर चाहिए, उस पर उसका आपका क्या बोलते हैं उसको डेटाबेस में एंट्री करने का काम है, ये सारे काम रोबोट्स कर सकते हैं, नॉट नीडेड। हाँ जी, क्या रोबोट्स ऑब्वियसली हैक किए, मशीन्स है तो हैक किए जा सकते हैं।
देखो एक चीज बता देता हूँ सिंपल सी बात, जहां पे भी चिप लगा हुआ है उसको हैक किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें कहीं पे भी इनपुट आउटपुट हो। अगर नहीं, जैसे ईवीएम हैक नहीं हो सकता, कहीं से भी लिंक लिंक नहीं है, उसका उसका जो प्रोसेसर है उसका 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 कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर अदरवाइज जैसे अब रोबोट्स है तो ऑब्वियसली आपको रोबोट को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और रोबोट्स में आपको आपने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर दिया होगा, नहीं नॉट कैलकुलेटर, उसमें प्रोसेसर है बट थोड़ा दूसरे तरीके का। बट जनरली आप मान के चलो मशीन है तो उसको हैक किया जा सकता है, ऐसा ऐसा कोई मशीन नहीं होगा जिसको हैक नहीं किया जा सकता। हाँ जी, ऑब्वियसली डेंजरस तो हो ही सकता है यहाँ पे। हाँ जी, सो इट कंबाइंस, ध्यान रखना, इट कंबाइंस एपीआई एंड यूआई इंटरेक्शन। एपीआई बताया था, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए कुछ डेटाबेस के थ्रू सर्च कर रहा था, रोबोट को ही बता दो वही सर्च कर लेगा, नॉट नीडेड कि एक ऐप के थ्रू आप सर्च कराओ। यूआई इंटरेक्शन तो जैसे ये क्या कह रहा है, ऐसे समझो कि मान लो मैंने कहा कि ठीक है भाई पैसा तुमने डिपॉजिट किया बैंक में, वो बैंक के काउंटर पर बैठा है, तो आपने रोबोट बनाया और रोबोट जो है सिस्टम में उसको अपडेट करे, तो ये अच्छा नहीं हुआ ना, फिर हमने रोबोट क्यों लगा, वो इंसान ही कर रहा था। तो आपने पैसा दिया और ऑटोमेटिकली उसने डेटाबेस में अपडेट कर दिया, ही डजंट नीड टू ऑपरेट द कंप्यूटर रोबोट को। तो वो आप एपीआई के थ्रू कर सकते हो कि उसी के थ्रू कनेक्टेड है उसका पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। आपने उसको पैसा दिया, उसने कैबिनेट में रखा और वहां पे आपका पूरा का पूरा अपडेट हो गया, ऑटोमेटिकली उसने अपडेट कर दिया। यूजर इंटरफेस आपका रहेगा। सो जेनरली रिपीटेटिव टास्क के लिए आपका रोबोट का यूज हो सकता है। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, और इट्स अ टाइप ऑफ रोबोट, आप इसको कह सकते हो रोबोट तरीके पे, ठीक है। वो मशीन सी है, वो रिपीटेटिव काम आपका कर ही रहा है, ठीक है। आपका जैसे नॉर्मली जो है आपका वो पासबुक वगैरह प्रिंट आप कराते थे, वो सारी चीजें हो ही जा रही है ना, ऑटोमेटिक हो रही है अब। तो वो है, अब जैसे जैसे आप उसको कितना और बेहतर कर पाते हो, कितना डेवलप कर रहे हो, उसकी कोई लिमिटेशन आपको वैसा है नहीं। सो यहाँ पे अब क्या ध्यान रखना है आपको कि मेटी ने अगेन इट हैज ओपन द आरपीए लैब। आरपीए लैब मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब एक खोला गया है, एंड दिस हैज बीन अंडर द फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होगा बताओ, फ्यूचर स्किल यानी वैसी टेक्नोलॉजीज जिनका यूज फ्यूचर में होने वाला है, तो अपने वर्कफोर्स को हम उन स्किल्स में कैसे ट्रेन करें, इसके लिए इनिशिएटिव है आपका मेटी का, ठीक है। सो ये क्या हो सकता है, इन द 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एआई में कैसे डेवलप किया जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कैसे डेवलप किया जाए, ब्लॉकचेन में कैसे डेवलप किया जाए, रोबोटिक्स में कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है। ये सारे के सारे एरिया में दे आर ट्राइंग टू ट्रेन आवर वर्कफोर्स। तो अगेन फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट, ये आपको प्रोजेक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी तो चलो इसी के अंदर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब इन्होंने खोला है, दैट्स ये आपको छोटा सा न्यूज इसके साथ कवर हो गया। अब इसका भी आप देखोगे जैसे, तो इन्होंने आपको पूछ लेगा कि भाई ये किसके साथ में आपका चल रहा है। सो डिजिटल इनिशिएटिव बाय नैस्कॉम, नैस्कॉम का नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि नैस्कॉम आपको इंडिया में जो डिजिटल इनिशिएटिव है या जो फ्यूचर स्किल्स की तरह की बात हो रही है, एआई और ये सब, उसके लिए वर्कफोर्स को ट्रेन करने में नैस्कॉम का बहुत बड़ा रोल है। तो नैस्कॉम का नाम याद रखना, फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोजेक्ट का नाम है, एंड मेटी लर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, बिग डेटा, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैनी मोर। ये सारे बड़े बड़े टर्म्स जो आज का आप कह सकते हो यूज हो रहे हैं इन पूरे कहानी में, कि आने वाले टाइम में इनका जो है रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उन सारे में आप गवर्नमेंट का फोकस है कि हम क्या कर सके, अपने लोगों को ट्रेन कर सके, और इसके लिए मेटी एंड नेस्कॉम के पार्टनरशिप के अंदर में आपका फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोजेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन कैसे बनेगा, फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोजेक्ट which is being undertaken by Ministry of Information and Electronics Technology, which is the partner of this project, which organization is the partner of this project, या which organization is leading this project, ठीक है। और उसमें जो है तीन चार नेस्कॉम का फुल फॉर्म सर्च कर लेना, ये नेशनल कुछ करके स्किल्स ऐसे करके आता है, ठीक है। हाँ जी, नहीं नेस्कॉम गवर्नमेंट की संस्था है नहीं, बट हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की संस्था नहीं है ये। आप कह सकते हो उसको कि इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्टिंग में ये जब भारत में आईटी रेवोल्यूशन हो रहा था ना, उस टाइम ये कंपनी बनाई गई थी कि हम किस तरीके से पाथ से डिफाइन करें, ठीक है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है जो इस फील्ड में क्या इनिशिएटिव लेने हैं, क्या आपको स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो सब मैनेज करने का काम जो है ये नेस्कॉम करती है, ठीक है। तो ये ध्यान है ना, गवर्नमेंट की एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, ठीक है। इसके अलावा तो देखो आज वैसा कुछ अलग नहीं होगा, नॉर्मल इसी तरीके से छोटे टॉपिक जो हैं इसकी चर्चा जो है हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा ये चर्चा में काफी चल रहा है
3D प्रिंटिंग। ठीक है, अब 3D प्रिंटिंग का दूसरा नाम जो है, ये भी नाम ध्यान रखना, दिस इज नोन एज द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्यों कहते हैं, पहले तो यही एक बात है। जैसे अगर मान लो, जस्ट इमेजिन करो कि मेरे पास ये प्लास्टिक का होता है या किसी भी चलो, इसको मान लिया स्टील का था मेरे पास, और इस स्टील में से मुझे एक कटोरी बनानी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस स्टील में से काटना पड़ेगा। आप काटते हो ना जनरली, मूर्ति बनाते हो तो आप क्या करते हो, मूर्ति बनाओगे तो धीरे 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 करके आपको उसको काटना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको काटने जैसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप क्या करते हो, लेयर बाय लेयर यू जस्ट एड इट, एंड इज देयरफॉर दिस इज नोन एज द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। डिफरेंस समझ लो, इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते क्यों। अब यहाँ पे जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D टेक्नोलॉजी, अगेन ये एक ऐसा फील्ड है जिसका डिमांड जो है आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है। यहाँ पे जो आपका जो बेसिक आइडिया है ये कैसे काम करता है, जस्ट अ मिनट। तो फर्स्ट आप क्या करते हो, आप एक मॉडल को तैयार करते हो, जैसा आपको डिजाइन बनाना है, यू डेवलप दैट मॉडल, जिसको कहा जाता है कैड मॉडल। कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो नॉर्मली आपको चेयर बनाना, तो आपने चेयर का जो है एक मॉडल तैयार किया, सही तरीके से अपने सब कुछ जांच वाच कर लिया, वो सिस्टम में आपने तैयार किया। इस मॉडल का एक एचटीएल फाइल, यानी कि ये मॉडल हमको अगर बनाना होगा स्क्रैच से, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, उसका फाइल कि आपको हर लेयर में किस लेयर, कौन सी लेयर कितनी चौड़ी होगी, कौन सी लेयर कितनी पतली होगी, वो आपने डेवलप किया। देन स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर काम करेगा, यानी अब ये जो सिस्टम है ना, कभी भी जनरली ये लेयर बाय लेयर आपको बना सकता है। जैसे अगर इसको रिमोट बनाना होगा तो ये क्या करेगी, जो 3D मैन्युफैक्चरिंग होती है कि मान लो ऐसे ऐसे रिमोट है, तो ये पहले इस लेयर को बनाएगा, ऐसे 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 एक एक लेयर को जो है ये धीरे धीरे बनाता चला जाएगा। तो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको हर लेयर का प्रिंट निकाल करेगा कि हर लेयर कैसा होगा, क्योंकि हर लेयर जरूरी नहीं है एक जैसा हो। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पतला होना पड़ेगा, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो इसीलिए स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर जो है ये काम करेगा। सो लेयर स्लाइसेस एंड टूल पाथ, ये करने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे ऑटोमेशन प्रोसेस में आप जाते हो, और जहां पे मशीन लेयर बाय लेयर आपको चीजों को क्या करती है, डिपॉजिट करते जाती है। तो कुछ भी जो ऐसे आपको एग्जांपल देखो, जस्ट ए मिनट, कि ये आपका पोस्ट ऑफिस बनाया गया था भारत में पहला, ठीक है, 3D मैन्युफैक्चरिंग। अब इन्होंने कैसे बनाया इसको, ये एक एक लेयर का जो है डिजाइन इनके साथ होता चला गया। तो आप देखोगे तो इसमें आपको लेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो किसी भी चीज को ये इसी तरीके से बनाते हैं। हाँ, आप चाहो तो इसको फिनिशिंग करके इसको प्लेन भी कर सकते हो, तुम चिकना कर लोगे, दैट्स द आइडिया, बट ऑब्वियसली दिस कैन बी डन। तो ये तो चलो बिल्डिंग की बात हो गई, छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी इसी तरीके से क्या किया जाता है, सेम इसी तरीके से बनाया जाता है। तो 3D प्रिंटिंग वाली, ठीक है। यहाँ पे जो है मंदिर बनाया गया, पहला दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये लेयर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, इसका लेयर स्ट्रक्चर जो है इट इज डिजाइन। तो ये ध्यान रखना, 3D प्रिंटिंग आपको इस तरीके से काम करती है कि लेयर बाय लेयर बनाती है, कभी भी आपको ये नहीं बनाएगी। अगर उसको ये बोतल बनाना होगा, पहले निचला लेयर, ऊपर लेयर, ऊपर लेयर, ऊपर लेयर, एंड देन इट विल गो। या ऊपर से नीचे बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब कहने का मतलब जिस तरीके से बनाओ लेयर होगा, लेयरिंग बाय लेयर हो सकता है। अब जैसे ये घर बनाना था ना, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, इट मॉडल बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर, इसीलिए इसको एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और आप एक एक लेयर करके यू जस्ट पुट इट डाउन। अब इसके बहुत से तरीके हैं, पावर डिपोजिशन, रेसिन क्यूरिंग, फिलामेंट फ्यूजिंग, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट। थैंक यू, लाइट आ गया। चलो इसमें ध्यान रखना, ये टर्म, ये दो टर्म ध्यान रखना। अरे चलो आ जाओ इधर, छोड़ो लाइट का। सो ये एडिशन के लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो इनटू टेक्निक्स कि वो क्या क्या टेक्निक्स है, वी आर नॉट स्टडीइंग द 3D प्रिंटिंग, बट ये टर्म अगर हो सके तो याद रख लेना, ठीक है। कभी किसी में आपसे अगर चर्चा में आपकी रेसिन क्यूरिंग या फिलामेंट जो आपका फ्यूजिंग है, ये टर्म्स हमने सूचे थे न्यूज में, ये क्या है, तो नथिंग दीज आर टेक्निक्स ऑफ 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आपको टेक्निक्स, और भी कई तरीके हैं इसमें जिसके थ्रू आपका 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर पर डेफिनेटली यूज होगा। इसका फायदा क्या है, सबसे अगेन बात यही आती है, कैसे होता है वो तो चीज ठीक है, अपने को एक्सपर्टीज नहीं डेवलप, हमने समझ लिया कि अच्छा ऐसे काम करे। इसके फायदे क्या है, 3D प्रिंटिंग के क्या फायदे हो जाते हैं, फास्टर है, ठीक है, आप जल्दी बना सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बना सकते हो। जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स को भी बनाना बहुत आसान है, आपने एक बार डिजाइन सेट कर दिया, इट विल वर्क। हाँ 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 हाँ, वो एक ही साथ पूरा का पूरा इंजन आपको तैयार करके दे देगा कि ले लो भाई। क्या
अब वो तो चलो मैनुअल का ऑब्वियसली चला जाएगा। सो आप देखो कि आपका आपका खर्च कम आएगा, आपका खर्च कम आएगा ना, आपका आपका वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगा। एबिलिटी टू प्रिंट कॉम्प्लेक्स डिजाइन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिजाइन को भी अगर आपको चाहिए होगा जिसमें ह्यूमन टच देने का, आप कुछ नहीं, आप उसका सॉफ्टवेयर तैयार करो, कैसे प्रिंट करना वो सिस्टम अपना मैनेज कर लेगी। ठीक है, तो आप समझो कि हमने ये आपको, जैसे ये आपका जो बना था दिस, हाउ, ये आपका जो पोस्ट ऑफिस, इसका डिजाइन देखो इतना कर्व टाइप से बनाया गया है। अगर इसको ह्यूमन किससे बनाना होता तो काफी मुश्किल होता। ठीक है, कि एक तो इसका स्ट्रेंथ कितना अच्छा, इतना अच्छा स्ट्रेंथ के साथ बनाया जाए, या तो टाइम लगता, लोग लगते, मैन पावर लगता, मटेरियल का वेस्टेज होता। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें होती ना। बट यहाँ पे ये काम जो है 24 घंटे में इन्होंने पूरा कर दिया, इस बिल्डिंग को बना के तैयार कर दिया। सो ये फायदा होता है 3D प्रिंटिंग का, लॉसेज कम है, ठीक है, फास्ट है, आपका मैन पावर का यूज कम हो रहा है, लॉस, आपका वेस्टेज जो है वो कम हो रहा है। तो ये सारे मजबूत ऑब्वियसली है क्योंकि वो एक ही लेयर के तौर पर बनाया गया। अब जैसे आप बनाते तो आप क्या करते, ईंट लगाते ना, अब आपको एक एक चीज नाप के उसको देख के करना पड़ता, और यहाँ पे ये पूरा इसने ढलाई ही कर दिया है, ले लो, और उसी तरीके से है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका इसका फायदा जो है आपको देखने को मिल रहा है। सो ध्यान दें, therefore 3D मैन्युफैक्चरिंग इज ऑपोजिट टू सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हमने बात करी ना कि आप कुछ बना रहे हो, मान लो मूर्ति ही बना रहे हो, तो पत्थर लिया, पत्थर में से काट के यू हैव टू डू दिस थिंग, हाँ, तो दैट इज नोन एज सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यानी जिसमें से आप किसी चीज में से काट के आप बनाते हो तो दैट इज नोन एज सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आप लेयर बाय लेयर क्या करते जा रहे हो, डिपॉजिट करते जा रहे हो। सो therefore it is allows creation of lighter more complex design। ऑब्वियसली आपको बना देगा जो कि आपको नॉर्मल मिलिंग मशीन के द्वारा आपको बनाना मुश्किल हो सकता है। नॉर्मल आपको, जैसे आप मान लो कि ये, लेट सपोज कि हमें ये बनाना है, आपको क्या बोलते हैं इसको, फायर एक्सटिंग्विशर ही बनाना है, या चेयर बनाना है, तो चेयर बनाना है तो आप क्या करें कि अलग अलग आपने रॉड्स बनाए, उसके बाद आप उसको लाके सटा रहे हो। ठीक है, आपके इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशन होंगी। अब आपको 3D मैन्युफैक्चरिंग से बनाना होगा तो क्या करेगा, ये सिंपल एक सेटअप में सब कुछ बना देगा, कोई ज्वाइंट्स नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। बात समझ में आ रही है? तो जो काम आप ट्रेडिशनली भी नहीं कर सकते थे, अब ये कंप्यूटर, ये मान लो कैमरा बनाना है, तो कैमरा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज को बनाएंगे अलग अलग से, वैसा ही डिजाइन से, ताकि हम असेंबल कर सकें। ठीक है, या इसके अंदर में आपको कॉम्प्लेक्स चीजें ही होंगी। 3D मैन्युफैक्चरिंग इसको एक बार में पूरा का पूरा इसका कैबिनेट तैयार कर देगा, रेडी कर देगा। इट डजंट नीड कि आपको अलग अलग कंपोनेंट्स ले आए, उसका साइज नापे 10 बार कि अच्छा इसमें कितने इंच का जाएगा, वो सब कुछ नहीं करने का, वो एक बार में पूरा का पूरा माल जो है दैट इट डज रेडी। ठीक है, अब इसीलिए भारत में अगेन इसका यूज आपको धीरे धीरे शुरू हो गया है। भारत का पहला प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, कहां बना था ये प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, दैट वाज इन बैंगलोर। ठीक है, ठीक है, एंड वर्ल्ड फर्स्ट 3D टेम्पल इन तेलंगाना, दिस वाज इन सिद्दीपेट, एक जगह है वहां पे इन्होंने ये आपका फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल भी बनाया इन्होंने। तो अगेन वन लाइनर क्वेश्चन, कहीं पे भी कहां पे बना, कैसे बना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सिद्दीपेट इसका लिख लेना, इन तेलंगाना। सो वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। ठीक है, ये तो पूछ चुका है, पोस्ट ऑफिस का थोड़ा पुराना हो गया है। तो यही कहानी है इसमें 3D प्रिंटिंग में भी, अगेन क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा यूज इसका मेडिकल फील्ड में, कि आपका जो इम्प्लांट्स लगते हैं लोगों के, मान लो कि किसी का हाथ टूट गया, ये हो गया, तो दैट कैन बी डन हियर, प्रोस्थेटिक्स जिसको आप कहते हैं, या ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, दैट कैन बी क्रिएटेड वेरी फास्ट। तो मान लो किसी का दांत रेडी करना है, लेट्स सपोज दांत खराब हो गए, तो उस केस में क्या होता है, उसका प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। ठीक है, दांत बनाने के लिए फर्स्ट वो डॉक्टर मोल्ड लाएगा, मोल्ड ला के देन उसमें उसका साइज निकालेगा, फिर उसको बनाएगा, तो वो सारा प्रोसेस लंबा चलता है। ये क्या करेगा, एक बार स्कैन करेगा सिस्टम कितना बनाने का, एंड दैट इट विल प्रिंट द दांत, रेडी हो गया आपका, विद इन जस्ट मिनट्स जो है ये कहानी जो है आपकी रेडी हो गई। तो आपका बॉडी का कोई भी पार्ट जैसे प्रोस्थेटिक्स लगाने हैं, तो इट कैन बी क्रिएटेड वेरी इजीली। इसके अलावा ज्वेलरी ऐसा सेक्टर है जहां पे इसकी डिमांड खूब हो सकती है। ठीक है, या अभी के डेट में कॉन्फेक्शनरी में हो रहा है, केक वगैरह बनाने के लिए 3D मैन्युफैक्चरिंग का वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे डिजाइन जो है वो केक के बन रहे हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसिंग लार्ज बिल्डिंग, ऑब्वियसली आपको एग्जांपल के रूप में दिख ही गया है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एविएशन एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कॉम्प्लेक्स चीजें बनानी होती है।
एविएशन और ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है, गाड़ी का सेक्टर ऐसा, आप देखो कि कैसे कैसे डिजाइन तैयार करने होते हैं और उसको नॉर्मल ड्रिल मशीन से या नॉर्मल जो मिलिंग मशीन होते हैं उनसे बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये काम आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। कन्फेक्शनरी आइटम, केक वगैरह बनाने की बात हम कर ही चुके हैं। इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में भी इनका यूज हो रहा है स्पेसिफिक टाइप के चिप्स को तैयार करने के लिए। 3D प्रिंटिंग की मदद से उनको ज्यादा आसानी से तैयार किया जा सकता है rather than यहाँ पे। तो असेंबल वगैरह करने का झंझट ना, वो डायरेक्टली तैयार करके बनाएंगे उधर से। ठीक है, तो ये पूरी की कहानी 3D प्रिंटिंग। अगेन ये ऐसा फील्ड है जिसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयार आना। इसमें इनसे अब अभी प्रीलिम्स में कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव डन इट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। भारत में अभी बात हो रही है कि अपने को इसके लिए भी पॉलिसी लेके आना है। अगेन ये पॉलिसी कौन लेके आएगा? नीति इज ट्राइंग कि हम लोग जो है 3D प्रिंटिंग पॉलिसी लेके आए। और यहाँ पे बेसिक बात वही है, इसमें भी क्या करेंगे, वो पॉलिसी लेके आप क्या करेंगे कि आप डेवलप अ कंड्यूसिव इकोसिस्टम फॉर डिजाइन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ 3D प्रिंटिंग। लोग इसका ज्यादा अडॉप्ट करें, ये सिस्टम अपने यहाँ डेवलप हो, डिप्लॉयमेंट हो, ज्यादा यूज हो, वो सारे काम यहाँ पे हो सके। प्रमोट द 3D प्रिंटिंग ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल ऑब्वियसली। और भारत में क्या समस्या है, कंपनी जिसको क्यों नहीं अडॉप्ट कर रही है, उसकी समस्याओं को आप उसको टेक्निकल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स जो है यू ट्राई टू ओवरकम देम। तो अगेन ये भी आप इसको पॉलिसी के रूप में है। तो यहाँ से अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं है, हाँ मेंस वगैरह में आपसे पूछ लेगा 3D प्रिंटिंग है क्या। ठीक है, ये नॉर्मल प्रिंटिंग से, नॉर्मल जो है प्रिंटिंग से कैसे अलग है। दूसरा कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं और भारत में इसका क्या स्कोप है। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो वी कैन गो इनटू थोड़ा सा डिटेल में कि स्कोप क्या हो सकता है इसका। स्कोप आपको यही है कि किस किस एरिया में आप इसका यूज कर सकते हो, कहां कहां पे यू कैन यूज दिस थिंग। दैट्स द आइडिया कि स्कोप इसका क्या क्या है। ये तो चलो 3D प्रिंटिंग की बात समझ में आई। 2D प्रिंटिंग तो हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं। जो नॉर्मल जेरोक्स वगैरह हम करते हैं, फोटो प्रिंट करते हैं, वो क्या, वो 2D प्रिंटिंग है। अब जो है कॉन्सेप्ट जा रहा है 4D प्रिंटिंग की तरफ। तो 3D प्रिंटिंग अब पुराना हो गया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 4D प्रिंटिंग। ठीक है, तो 4D प्रिंटिंग क्या होगा? 4 डायमेंशन चारों तरफ से बना रहेगा, इंसान उतार देगा। हाँ जी, क्या क्या बोलो? इंसान को तो वही होगा सर, नीचे का डायमेंशन बचा हुआ है। 3D तो एक डायमेंशन एंजॉय ना करोगे। अरे बाबा 3 डायमेंशन तो आपका कौन हो, 3 डायमेंशन में तो कवर ही हो गया ना। सारा हो गया, ये एक्स वाई जेड 3 तो आपका कवर हो गया। अब क्या बचाओगे? चौथा डायमेंशन कहां से लेके आओगे? और ऊपर, ये ऊपर ही तो है, जेड आपका ऊपर ही तो होता है। अरे एक्स वाई जेड, अब क्या बचा? नीचे क्या? अरे नीचे तो जेड हो गया ना। अरे भाई ये एक्स होता है तो ये भी तो होता है, यहाँ पे माइनस में एक्स होता है, एक ही डायमेंशन है वो। बात समझ में आ रही है? वाई है तो मान लो ये वाई है तो ये माइनस वाई जाता है, ये भी एक ही डायमेंशन है। और ये जेड है तो माइनस जेड है, तीसरे डायमेंशन हो गया। तो जैसे आप मैं मान लो यहां से बोलूं कि एक्स डायमेंशन लेना है, तो ये भाई माइनस एक्स एक ही डायमेंशन है, ये लाइन में हो गया। प्लेन की बात करी तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी मैं जान रहा हूँ, फिर भी आई एम जस्ट आस्किंग कि 4D प्रिंटिंग बताओ मुझे कि फोर्थ डायमेंशन क्या है। फोर्थ डायमेंशन किसको कहते हैं फिजिक्स में, मुझे ये जानना है। जैसे ही आपको 4 डायमेंशन पता चला आपकी कहानी हो जाएगी। फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। टाइम इज नोन एज फोर्थ डायमेंशन। हाँ जी, रुको, डायमेंशन मुझे समझाना पड़ेगा। नहीं, डायमेंशन कैसे कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं, नहीं अच्छा इसी को क्यों एक्स वाई जेड को क्यों 3 डायमेंशन कहते हैं? हाँ मान लो ये 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन हम कहते हैं ना कि जो आपका स्पेस है ये 3 डायमेंशन है, क्यों कहते हैं? चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। इस पर्सपेक्टिव से शायद आपने ना सोचा हो। लेट सपोज एक चींटी है और इस चींटी को, ठीक है, इस चींटी को हमने जो है एक पतले से रस्सी पे रास्ता दे दिया इसको, ठीक है। नाउ दिस चींटी जो है ये इस पे है, इस रस्सी पे मूव कर रही है। इस चींटी के पास ऑप्शन क्या है? या तो आगे जा सकती है या तो पीछे आ सकती है।
नहीं, कूदने का ऑप्शन नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फिर वो 3 डायमेंशन में चला जाएगा। कहने का मतलब इसकी अपॉर्चुनिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना आपने। एक डायमेंशन है, अब या तो ये इस पे आगे जाएगी या तो इस पे उधर जाएगी, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। एक डायमेंशन हो गया ये। दूसरा डायमेंशन क्या होगा, स्पेस में अगेन एक कैबिनेट में या कुछ ऐसा बना के या लक्ष्मण रेखा लाके डाल दी, घुमा दिया चारों तरफ, अब चींटी इसमें फंस गई, राइट। चींटी अब चींटी यहां से जंप नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास तीसरा डायमेंशन ओपन नहीं है। इट ओनली हैज 2 डायमेंशन टू मूव, इसकी एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है ना। या तो ये अब इसमें कहीं भी ये घूमे, अपने 2 डायमेंशन स्पेस में ये कहीं भी घूमे, मुश्किल है। हम तो इसको बोल सकते हैं अरे जंप कर जाओ, जंप कर जाओ, बट फॉर द चींटी उसके लिए केवल और केवल 2 डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए तीसरा डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि भाई जंप करने का कुछ ऑप्शन नहीं है उसके लिए। बात समझ में आ रही है। तो ये 2 डायमेंशन में। इसके बाद हम क्या हो गए, हम जैसे नॉर्मली देखते हैं हम लोग 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, हम लोग जंप भी जरूरत पड़ने पर जंप भी कर ले रहे हैं, तो 3 डायमेंशन हो गया। अब होगा क्या इसका फायदा कि देखो जैसे चींटी को ये 2 डायमेंशन था, आपने क्या करा, सिंपली लक्ष्मण रेखा डाल के 2 डायमेंशन में इसको कैद कर लिया। 2 डायमेंशन था, इसको कैद करने के लिए 2 डायमेंशन चाहिए। इंसान है 3 डायमेंशन में सोच सकता है, 3 डायमेंशन को देख सकता है, 3 डायमेंशन में काम करता है। इंसान को भी कैद करने के लिए 3 डायमेंशन काफी है, एक जेल बना देने का है, वो जेल क्या होगा 3 डायमेंशन में होगा। लेकिन अब सोचो अगर यहाँ पे मैं इंसान होऊंगा, ये जगह 2 डायमेंशन में है, क्या मैं इस 2 डायमेंशन में कभी कैद होऊंगा? इंसान 2 डायमेंशन में कैद नहीं हो पाएगा, वो 3 डायमेंशन में कैद हो सकता है अगर उसकी क्षमता है 3rd डायमेंशन तक सोचने की है तो। अब जस्ट इमेजिन करो कि कोई 4th डायमेंशन वाला इंसान हो, 4th डायमेंशन वाला क्रिएचर हो, इंसान ना हो, जिसके पास 4 डायमेंशन की क्षमता है, क्या आप उसको 3 डायमेंशनल जेल में बंद कर पाओगे? टाइम ही क्यों, टाइम इज लाइक कि ये टाइम में आपको आगे पीछे आना, ये भी एक क्षमता है। जस्ट इमेजिन करो, टाइम में आगे पीछे आना कहने का मतलब अगर कोई पर्सन है जो यहाँ पे जेल में है, वो ऐसा क्रिएचर है जो जेल में आगे पीछे आ जा सकता है। अब उसके लिए 4था डायमेंशन कैसे होगा, मान लो आपने जैसे ही उसको जेल में डाला, अब वो टाइम में आगे पीछे आ जा सकता है। इंसान टाइम में हम कहाँ आगे जा रहे हैं? हाँ हाँ, आप आपके पास रिस्ट्रिक्शंस है ना, आप टाइम के रिस्ट्रिक्शन से बंधे हुए हो ना। सुनो सुनो, हम जो है हम टाइम के रिस्ट्रिक्शन में बंधे हुए हैं, हम टाइम केवल हमारे लिए 1 डायरेक्शनल फ्लो कर रहा है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बात समझ में? लेकिन जस्ट इमेजिन सम पर्सन जिसके पास ये कंट्रोल हो कि वो टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हो, जैसे हम स्पेस को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं ना, अगर टाइम को कोई अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हो तो दैट्स द 4 डायमेंशन। यानी टाइम के साथ क्या बदलाव हुआ, क्या हेलो डॉक्टर स्ट्रेन। अब जैसे इसको इसको ऐसे समझो, देखो देखो हम क्या करते हैं, हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जैसे अगर आपके पास कहीं पे सिंगल रोड है, अगर आपके पास सिंगल रोड है, आपकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, एक ही रास्ता है, पगडंडी है या एक ही सिंगल सा रोड है, तो आपकी कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टेड है, आप 1 डायमेंशन में मूव कर रहे हो, आप कहीं नहीं जा सकते। हमने उस रोड को चौड़ा करते गए, हम क्या करते गए, हम उसको 2 डायमेंशन में लेके आए, हम अपना अपने उसकी चौड़ाई बढ़ाई, आपने अपना एरिया बढ़ाया, आपकी अपने अपनी कंस्ट्रेंट्स जो थे आप पे लगे हुए थे आपने उसको कम किया। अब हम ओवर ब्रिजेस बना रहे हैं, हम तीसरा डायमेंशन ओपन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 3rd डायमेंशन वी आर ओपनिंग। अब जस्ट इमेजिन करो कुछ ऐसा हो कि आपको टाइम पे कंट्रोल हो जाए। टाइम पे कंट्रोल यानी आपको जब जहां जाना हो यू कैन जस्ट मूव, आपके लिए टाइम कंट्रोल नहीं होगा। हाँ वापस निकल गए, तो आपके अपॉर्चुनिटी जो है वो खुलते जाएंगे। खैर ये साइंस फिक्शन की बातें अच्छी लगेंगी सुनने में, लेकिन यहाँ पे 4 डायमेंशन प्रिंटिंग का बात ये है कि आप वैसे ऑब्जेक्ट्स को बनाइए जो समय के साथ अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसके अनुसार ढल जाए, गर्म आए तो उसके अनुसार ढल जाए, अपने अनुसार चेंज कर सके। ठीक है, स्ट्रेस डालोगे तो कुछ अलग तरीके से काम करेगा। तो कंडीशंस जब जैसे ही उसमें कुछ कंडीशंस में बदलाव लाओगे इट विल चेंज इट फॉर्म। तो समझ लेना 4 डायमेंशन ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि समय के साथ उस ऑब्जेक्ट में बदलाव अपने आप में ला सकता है, और साथ ही साथ अपने आप को सेल्फ रिपेयरिंग वगैरह कैपेसिटी जो है वो भी उसके पास में आएगी। तो ध्यान रखना, रिनोवेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग, ये 4 डायमेंशन 3D प्रिंटिंग बहुत पूछा जा चुका है।
4D प्रिंटिंग अब ऐसा इलाका है जहां पे अब आपको आगे वाले क्वेश्चन बनेंगे। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग द स्पेशल मटेरियल्स टू प्रिंट ऑब्जेक्ट दैट चेंज शेप पोस्ट प्रोडक्शन। जरूरत के बाद ये अपने हिसाब से अपना शेप जो है वो चेंज करेंगे, और इसके लिए इसके डिफरेंट स्टिमुलीज हो सकते हैं, मॉइस्चर के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, लाइट के बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल करंट के बेसिस पे, स्ट्रेस के बेसिस पे, पीएच के बेसिस पे, आप अपने अपने हिसाब से कंडीशंस जो है वो बना सकते हो। जैसे आपने कुछ वैसा डिवाइस बनाया कि भाई जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर बढ़े ये अपने आप को फैला ले या बड़ा कर ले, तो दैट्स अ 4 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। आपने तैयार कुछ और किया था, स्ट्रेस बढ़ा, टाइम में वो उसने अपना फॉर्म क्या कर लिया, चेंज कर लिया। सो दैट्स अबाउट द फ्लो आपका यहाँ पे चलेगी। इसमें फायदे क्या होंगे, प्रॉपर्टीज की क्या हो सकती है, सेल्फ असेंबली जैसी चीजें हो सकती है। कुछ उस तरीके की डिजाइन आपने बनाया है कि जैसे उसके बाद वो काम करेगा, ठंड होगी तो वो अपना खुल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपने ऐसा हीटर डाल रखा है, ऐसा हीटर बनाया है जो छोटा है साइज में, बट नॉर्मली ऑपरेट नहीं करेगा। एक लेवल के बाद टेम्परेचर नीचे जाएगा, इसके ऑब्जेक्ट्स खुल जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट इमिटिंग द रेडिएशन। इट कैन पॉसिबल ना। सो सेल्फ असेंबली, सेल्फ एडेप्टेबिलिटी इज आल्सो पॉसिबल। पीएच बढ़ेगा, अपने आपको अपना फॉर्म चेंज करेगा वो, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ हीलिंग, सेफ मेमोरी, सेल्फ कैपेबिलिटी, इसमें सबसे जो मेजर टर्म है दैट इज द सेफ मेमोरी। अभी इस पे ज्यादा काम हो रहा है। आप उसको डिस्टॉर्ट कर दो, कुछ भी कर दो, इट विल टेक इट सेफ बैक, अपने सेफ में ये वापस आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ काइंड ऑफ 4 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। आपने उसको बदला बट अगेन इट केम बैक इनटू टाइम। हाँ कह सकते हो, वही प्रॉपर्टी का यूज तो वही हो रहा है, बट उस प्रॉपर्टी का यूज करते आप कुछ वैसा स्पेसिफिक आप प्रिंट कर रहे हो। तो ये भी हो गया ना जेल में डालने वाली बात है, आपने उसको जेल में डाला बट ये टाइम में अपने आप अपना चेंज हो गया ये फॉर्म, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। सेल्फ कैपेबिलिटी जैसी चीजें जो है ये इसके पास में होंगी। हाँ बोलो। फिर से बोलो। वुल्वरीन क्लोथ, हाँ वैसे वैसे मटेरियल्स बनते हैं। हाँ जी, उसमें उनमें नए बॉन्ड्स बनते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड्स वो जोड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जैसे 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 देखो देखो, कपड़ा फटना मतलब क्या, मान लो यहां से होल हो गया, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, ये पार्ट निकल गया। नाउ ये इनके बीच का ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि दे विल फॉर्म अ बॉन्ड अगेन। हाँ जी, वो स्ट्रेच कर सकता है, उतनी उस तरीके की कैपेबिलिटी उनकी क्षमताएं उनकी ऑब्वियसली आती है। बात समझ, तो इस तरीके की मटेरियल्स आपको बन रही है टाइम के साथ, सेल्फ फिलिंग वाली कैपेसिटी। तो आपका देखो टाइम के कंस्ट्रेंट में आपने इसको मोड़ दिया, इट विल सीधा हो जाएगा ये। हाँ जी, हम जो भी एडिट किया, कहने का मतलब इसका कुछ फॉर्म होगा, इस फॉर्म में है, नॉर्मली हीट किया, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या आपने कूल किया, इसका स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से हो गया। तो इस तरीके के मटेरियल्स जो हैं, ये मैंने बहुत बेसिक आपको इमेज लिया है वो है ऑब्वियसली। तो इस तरीके के अगर आपने उसको 3D प्रिंटिंग करी है, टाइम के साथ तो चेंज होता है, 4D प्रिंटिंग में चला जाएगा। तो इसके ऑप्शन भी अगेन आपको बहुत सारे बन रहे हैं, अगेन बहुत सारे बन रहे हैं, ऑब्वियसली नैनोटेक्नोलॉजी पे आपको काम हो रहा है। और ये सारी चीजें मिल रही हैं साथ में, ये सारी चीजें साथ में मिल रही है, एआई मिल रहा है, 3D मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है, ठीक है, आपका जो है जी नैनो टेक्नोलॉजी मिल रही है, और ये सारे मिल के जो काम कर रहे हैं ना, वो फिर यू कैंट इमेजिन कि कहां लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आपको साथ में जो है ये आपको लेके चले जाएगी। हाँ जी, अब ऐसे जैसे सेल्फ रिकवरी वाले जैसे बहुत सारे पाइप्स लग रहे हैं, ऐसे पाइप्स बन रहे हैं जिसमें अगर लीकेज होगा तो अपने आप को रिपेयर कर लेगा, ठीक है, वो लीकेज को बैलेंस कर लेगा। सेम वही वुल्वरीन वाला कपड़ा करेगा तो वुल्वरीन वाला पाइप हो गया वो, ठीक है। तो वो उन्होंने बताने के लिए कर दिया, ठीक है। बट द थिंग इज कि इस तरीके की चीजें बन रही हैं और इनको डाला गया है इन द कैटेगरी ऑफ 4D ऑब्जेक्ट। 4D ऑब्जेक्ट सिंपली याद रखना, समय के साथ उस ऑब्जेक्ट में बदलाव आए, एंड वो जिस तरीके से तुम चाहो उस तरीके से बदलाव तो सब में आ रहा है, ऐसा कोई भी नहीं होता कि उसमें बदलाव नहीं आता। बट द थिंग इज कि आप अपनी उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए उसको बना रहे हो, दैट इज द 4D प्रिंटिंग की पूरी कहानी है, ठीक है। चलो, ये आपको बेसिक छोटी टॉपिक्स हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पहली चर्चा दैट इज द वाईफाई। वाईफाई जिस तरीके से वाईफाई काम करती है उसी तरीके से आपका लाईफाई काम करती है, दिस इज नोन एज द, हाँ जी, और डिपेंड करेगा आपका वाईफाई कितना पावरफुल है, ठीक है। तो ज्यादा कम जो है ये रिलेटिव है टर्म, ठीक है। सो लाइट फिडिलिटी, इट इज अ हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन थ्रू लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये मान लो लाइट है, इसी में मैंने लगा दिया है, लाइफाई टेक्नोलॉजी में किया है, तो यही फ्लिकर करता रहेगा, और मान लो मेरे सिस्टम में भी चाहिए होगा जो कि उसको स्टडी कर सके, एंड इट विल वर्क। इसका बेसिक ध्यान रखना,
इट यूजेस बोथ। अब यहां से आपका प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन आराम से बन जाएगा कि लाइफाई में कौन से लाइट्स का यूज हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में विजिबल लाइट्स का यूज होता है, इन सम कंडीशन नियर विजिबल लाइट भी यूज हो सकता है। नियर विजिबल लाइट यानी थोड़ा बहुत आप अल्ट्रावायलेट की तरफ जाओगे, थोड़ा बहुत इंफ्रारेड की तरफ जाओगे, बोथ भी लोग जनरली इंफ्रारेड जाएगी क्योंकि अल्ट्रावायलेट डेंजरस होने लगती है। ठीक है, तो आप नियर इंफ्रारेड के कंडीशन में भी आप लाइट को क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दिस थिंग। अच्छा, एक ध्यान रखना, इसको बहुत सारे बुक्स में, अगेन आई एम मेंशनिंग दिस थिंग, बहुत सारे बुक्स में इन्होंने कहा है कि दिस इज अ लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी। लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अगर उस पर लाइट सीधे पड़ रही है तभी वो काम करेगा। क्या हो गया? अच्छा, लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि अगर लाइट सीधे पड़ रही है तो फिर उसी कंडीशन में ये क्या होगा, ये काम करेगा। लेकिन देयर, बट मैंने इसको ध्यान देना, आई हैव रिटन इट, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली अ लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी, नॉट स्ट्रिक्टली। नॉट स्ट्रिक्टली इसलिए क्योंकि अगर कहीं से लाइट रिफ्लेक्ट करके पड़ रही है तो भी ये काम करेगा। तो इस डिफरेंस को पकड़ो। लाइन ऑफ साइट मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एकदम सामने लाइट पड़ रही है उस पर तभी काम करेगा। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे दीवार लगा दूं, यहाँ पे लाइट लगाया है, ठीक है, तो क्या इस दीवार के पार यहाँ पे अगर मैं डिवाइस रखा हूं तो यहाँ पे अगर नहीं पहुंच रहा है तो इट विल नॉट वर्क। सिंपल सी बात, लाइन ऑफ साइट का मतलब ये कह रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई रेज नहीं पहुंच रहा है। बट लाइफाई का में ऑब्वियसली ये लाइन ऑफ साइट है, बट आप नॉर्मल इसको लाइन ऑफ साइट कैसे समझो कि अगर हो सकता है यहाँ पे कोई मिरर मैं लगा दूं, देन इट विल गो, इट विल वर्क। हाँ, अगर मेरे कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर अगर लाइट आप तक पहुंच रही है, इट विल वर्क। हाँ जी, लाइट आपको कैसे भी दिख रहा है, आप तक पहुंच रही है तो ये काम करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर डेटा रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइन ऑफ साइट बट ऑन सिग्नल क्वालिटी एट डिवाइस। अब ऑब्वियसली आप वहां पे पीछे में खड़े हो तो सिग्नल क्वालिटी उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लाइट आपको उतना इंटेंस लाइट नहीं मिल रहा है तो सिग्नल क्वालिटी खराब होगा, बट ऑब्वियसली काम फिर भी ये करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज, ये टर्म, इसके बीच का ये डिफरेंस ध्यान रखना। बहुत लोगों ने इसको मेंशन कर दिया, दिस इज लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी, लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी, ये बेसिक डिफरेंस है इसके बीच। सैटेलाइट इंटरनेट, हाँ वो महंगा होगा, अभी महंगा होगा, अभी महंगा, बाद में ऑब्वियसली सस्ता होगा, बाद में सस्ता होने में बहुत सी चीजों का काम करता है। तो लाइट फिडिलिटी जो है इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इंटरनेट के साथ आपका कंटेंट कनेक्टेड है, एक डिवाइस लगेगा एंड दैट डिवाइस विल कनेक्ट टू योर एलईडी बल्ब। ठीक है, और जो आपका दूसरे साइड में है, आपको एक रिसीवर चाहिए होगा जो फोटो डिटेक्टर का काम करे एंड इट विल डू द एम्प्लीफिकेशन एंड प्रोसेसिंग वाली कहानी आपको होती रहेगी। तो जिस तरीके से वाईफाई के लिए आपने क्या लगाया, स्पेसिफिक आपके कंप्यूटर में मशीन लगा होगा ना जो वाईफाई के सिग्नल्स को कैच करता हो, उसी तरीके से लाइफाई को सिग्नल्स को कैच करने के लिए आपको एक फोटो डिटेक्टर जो है वो लगा रहेगा। तो फोटो डिटेक्टर, ये ध्यान रखना, ये बस आपको चाहिए होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि फ्रीक्वेंसी चेंजेस, यहाँ पे जो लाइट डेटा दे रही है वो काफी तेजी से फ्लिकर करती है। लाइट यहाँ पे फ्लिकर करेगी, लाइट फिडिलिटी जगह जब वो यूज कर रहे हो, लेकिन वो इतना फास्ट होगा योर आइज कैंट कैच इट। हाँ जी, ऑब्वियसली कर रही है, तो वहां पे वो स्पेसिफिक तरीके के फ्रीक्वेंसी पे चलेगा और वो उसको हमारी आंखें कैच नहीं कर सकती। ऑब्वियसली लाइट फिडिलिटी आपकी इस तरीके से काम करेगी, सिंपल सी कहानी। दूसरा वाईफाई, दैट इज द वायरलेस फिडिलिटी। एक तो लाइट फिडिलिटी थी, ये था वायरलेस फिडिलिटी। यहाँ पे भी सेम कहानी, यू नीड अ बेस स्टेशन, अ राउटर एंड एन एक्सेसिंग डिवाइस, सेम वहां की तरह ही। तो बेस आपका बेस स्टेशन क्या है, द इथरनेट केबल जो आपको लेके आता है उसको हम लोग बेस स्टेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका राउटर हो गया जो आपको उस स्टेशन से जो डेटा ले रहा है उसको वो वायरलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तीसरा आपको चाहिए होगा एक डिवाइस जो कि उस वायरलेस कैच को कैच कर सके कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो आपको तीन चीजें जो है आपका यहाँ पे काम, इथरनेट वायरलेस नहीं होगा, इथरनेट आपका वायरलेस नहीं होगा। ठीक है, सो इथरनेट कनेक्शन या बेस स्टेशन जिसको कहते हैं, ये आपका प्राइमरी नेटवर्क होस्ट होता है, मेन आपका नेटवर्क होस्ट है जो वो यही है, और यहीं से आपको राउटर को क्या मिलेगा, नेटवर्क का कनेक्शन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक्सेस पॉइंट, यानी ये आपका वो कनेक्शन जहां से आपका आप डिवाइसेज एक्सेस कर रहे हैं, एक राउटर ही आपको एक्सेस पॉइंट्स को अलाउ करता है। ठीक है, और तीसरा जो है आपके एक्सेसिंग डिवाइसेज जो कि यूज कर रहे हैं। अब बात है कि वायरलेस फिडिलिटी जब काम करती है तो किस वेव में काम करती है, ध्यान रखना, दिस वर्क इन द रेडियो वेव्स। तो जनरली जो हम यूज करते हैं, आपका चाहे ब्लूटूथ हो गया, आपका वाईफाई हो गया, ये सारे के सारे जो है ये रेडियो वेव्स में काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, दे ऑल वर्क इन द रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये टर्म ध्यान रखना कि ये किस लेवल पे काम आपका कर रहे हैं। अब इसकी चर्चा में वाईफाई की शायद नहीं करता क्योंकि कॉमन हो गया है,
लेकिन इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले टाइम, अच्छा 2 फ्रीक्वेंसीज का मेंशन कर लो, 2 कॉमन फ्रीक्वेंसी, अगेन दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस वन, जनरली 2 फ्रीक्वेंसी रेंज में ये काम करती है। ऑब्वियसली 6 आता है, 4.9 में चलता है, तो GHz अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो 2.4 GHz दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी रेंज दैट डिवाइसेस यूज, ठीक है। बट जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ाओगे, उसकी कैपेसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, उतना उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो 5.5 GHz में हायर फ्रीक्वेंसी कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मोर डेटा पर सेकंड, दैट्स द एरिया आपका काम होता चलेगा, ठीक है। ये आप सिंपली याद रखना। अब इसकी मैं चर्चा कर क्यों रहा हूं, हाँ तो नहीं करता, लेकिन अगर सिम लगाते हैं ना उसमें तो शो करता है, जैसे लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड है शायद, तो उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? सिम लगाने के बाद 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, दिखता है। जैसे अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज अपना फोन में कर दिए, ऑन कर रहे हैं तो उसमें शो नहीं कर रहा है, 2.4 करता है। लेकिन वही अगर आप सिम लगा दिए ना, उसमें 5 गीगाहर्ट्ज शो करता है। कंपैटिबिलिटी इशू है कुछ, चेक करोगे। नहीं, उसको देख रहे थे कि लोकेशन कहीं लोकेशन तो उसको ब्लॉक किया हुआ 5 अच्छा हाँ, तो वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो नहीं। आप कैसे ब्लॉक हटाओगे, आप नहीं हटा सकोगे। यू कैन डू दैट थिंग, यू कैन डू दैट थिंग, ठीक है। चर्चा इसलिए कर रहा हूँ वाईफाई की कि आपका आने वाला है वाईफाई 7, ठीक है। अभी जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज द वाईफाई 6 तक का वर्जन अवेलेबल है, बट आने वाला समय जो है दैट इज द वाईफाई 7 होगा। तो जब आ जाए तो आप चेक कर लेना क्या आया है, ठीक है। तो जब भी आए, 2024 की बात हो रही है, 2025 के स्टार्टिंग में आ जाएगा, बट आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आ जाएगा, हाँ जी, हाँ IEEE। अब जो है वाईफाई 7 इज द अपकमिंग वाईफाई स्टैंडर्ड। अब ये आपका यूज होते रहते हैं, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी यूज होते रहते हैं, 802.11be। तो हालांकि उतना डिटेल्स नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हाँ कम से कम पूछ लेगा कौन सा जनरेशन अभी हम यूज कर रहे हैं। तो 7 आने वाला 6 हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग जनरली 5, 5A एंड 6 यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो याद रखना भी मुश्किल नहीं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली। इसका काम ये है कि आपका स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, ये स्टैंडर्ड्स को सेट करती है कि डिवाइसेस के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। मान लो जैसे सिंपली ना भाई, आपका किस फ्रीक्वेंसी रेंज में अपने को काम करना है, तो अगर हर इंजीनियर अपने हिसाब से अपना फ्रीक्वेंसी रेंज डिसाइड करने लगे तो हो गया काम, नहीं चलेगा। या हर कंपनी अपने हिसाब से चलाने लगे तो भी काम नहीं चलेगी। सो आईई का काम है दे डिसाइड द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और बाकी लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि दिस इज द स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये काम करती है, या उस स्टैंडर्ड, हाँ जी, ये जनरली इनमें भी आईई का रोल होता है, ऑब्वियसली इनका रोल होता है। अब उसके बाद नहीं नहीं, ये तो फिर गवर्नमेंट्स ने किया। जैसे आईई इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं करती, आईई ने बोला कि ठीक है सी टाइप होगा, तो सी टाइप का किसको हम सी टाइप बोलेंगे, इसका क्या डिजाइन होगा, दैट्स द ओनली थिंग इट। अब ये वो नहीं कह रहा कि आप अपने मोबाइल में यही लगाओ, ये रिस्ट्रिक्शन वो नहीं दे रही है, ये रिस्ट्रिक्शन अपनी कंपनी का है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया कि आप सबको लेके आओ, सब लोग में सी टाइप चलेगा, ठीक है। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने किया। यूरोपियन यूनियन ने इसलिए किया कि आपका ई वेस्ट बढ़ रहा था, आपको हर चीज के लिए अलग अलग चार्जर ले रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने किया कि इसको करें। आईई का काम है स्टैंडर्ड्स को बदलना। अगर हम सी टाइप बोल रहे हैं तो सी टाइप का स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, बात समझ में आ रही है। तो ये काम जो है वो करेगी। लोकल चार्जर और जो ओरिजिनल चार्जर होता है, जैसे ओरिजिनल चार्जर दो है, कोई भी अच्छा कंपनी का दो चार्जर है, दोनों में डिफरेंस होता है? नहीं, ऑब्वियसली होता है। तो सेम टाइप का 18 वाट का है, फिर भी क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी, उसके क्वालिटी कितने बेहतर है वो अपने से अच्छी क्वालिटी। जैसे मान लो कि उसकी डिवाइस है, जैसे उसमें दोनों अच्छे ब्रांड्स अच्छे होंगे तो जनरली आपका ठीक चलेगा, कोई इशू नहीं होगा, उससे कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। वो माइनर लेवल पे, अब देखो अगर आपने ट्रांजिस्टर और ये सब मिलाया तो कोई इशू नहीं होगा। इंटरनेट है क्या, इट्स काइंड ऑफ अ वेब, जहां पे बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कनेक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। अब जो बड़े लेवल के कनेक्शंस हैं, मान लो यूरोप और इंडिया को कनेक्ट करना है, कि यूरोप के जो सर्वर्स हैं, यूरोप में जो सिस्टम्स हैं और इंडिया में जो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इनको कनेक्ट करने के लिए जो यूज किया गया है, दोज आर अंडर सी केबल्स,
ठीक है, तो इसी तरीके से आप अंडर सी केबल्स का यूज करके ही आपने सबको क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। इट्स सिंपली लाइक पहले आप टेलीग्राफ भेजते थे ना, टेलीग्राफ भेजते थे, तो टेलीग्राफ भेजने के लिए क्या करना था, सबको पहले कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा, एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा, तो आपने टेलीग्राफ केबल बिछाए थे। उसी तरीके से आज के डेट में आपका जो कंप्यूटर से आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए आपने अंडर सी केबल, ऑप्टिकल भी हो सकते हैं, कई तरीके के केबल्स हो सकते हैं। ऑप्टिकल इज वन ऑफ द आइडिया, क्योंकि ऑप्टिकल सबसे फास्ट है तो हम उसको ऑप्टिकल बोल दे रहे हैं, बट वो आप किसी भी तरीके के केबल्स को डाल सकते हो। पहले आपका जो ऑप्टिकल केबल नहीं था तब भी इंटरनेट चलता था, ठीक है। वो उन्होंने, वो ऑब्वियसली आप अपडेट कर रहे हैं, उनके पास है, उनकी जरूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो कर रहे हैं। हमको उतनी जरूरत नहीं, हम अपना अपना वाईफाई से काम चला रहे हैं, हम अपना 3G 4G से काम चला ले रहे हैं। देखो आज भी भारत में इंटरनेट आपका जो है 4G सबसे सस्ता है, आप यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड में सबसे सस्ता है, तो हम क्यों जाएं भाई उस डायरेक्शन में? ऑब्वियसली ना, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव आया था, अभी आया ही है, ठीक है, कि हर गांव को हम जोड़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर से, तो बट आपको टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। अरे बहुत जगह पे हुआ है, कई जगह पर लोगों ने हुआ काट दिया, चलो अब लकी हो तुम, ठीक है। अब मेरे गांव वगैरह में उन्होंने लगाया, पता चला वो काट दिया उन्होंने। ये कनेक्शन दे दिया, इंटरनेट का आपको चार्ज देना पड़ेगा, फिर अंडरग्राउंड हो गया। इंटरनेट आपको यहाँ से आपको कनेक्शन मिल गया, अब आपको चार्ज देना पड़ेगा आपको यूज करने के लिए। इट्स लाइक आप जियो का सिम रखे हो, रिचार्ज नहीं करोगे तो थोड़ी इंटरनेट मिलेगा तुम्हें, अवेलेबल तो है। हाँ जी, वो लोग आपस में कनेक्शन किए हुए तो आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करोगे ना, तो दैट यू नीड टू पे समथिंग। मैं तुमसे कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, आई नीड टू, और उसको मेंटेन करने के लिए तो पैसा दोगे ना, उसको मेंटेन करने के लिए सिस्टम चाहिए होगा, तो वो तो पैसा लेगा ना आपसे। देखो ये समझो, इंटरनेट में जियो आपसे किस चीज का पैसा ले रही है पता है? जियो है कि आपको वो फ्रीक्वेंसी आपको अवेलेबल करा रही है, उसका पैसा लेती है, आपको देगी। बात समझ में? तो कोई भी अगर इंटरनेट कंपनी आपसे पैसा ले रहा है, वो इसी चीज का पैसा ले रहा है, आपको हम ये अवेलेबल करा रहे हैं, आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर्विस सेक्टर है। क्या किसको? ऑब्वियसली, अरे बाबा, तो वही इंटरनेट पहुंचाने का मतलब क्या? डेटा पहुंचाना। अब मैं अपना, मान लो मैंने अपने सिस्टम से कनेक्ट किया, मैं भी तो इंटरनेट से जुड़ गया, मुझे भी तो कोई इंफॉर्मेशन भेजना होगा ना, आई कैन सेंड। इसी तरीके से अब ये मेरा छोटा सा सिस्टम है, इस तरीके से कई बड़े बड़े सर्वर्स जुड़े हैं। अब जैसे मुझे जीमेल खोलना है, मुझे अपना आईडी खोलना है, तो मैं क्या, मुझे वो कहां से मिलेगा? वो जीमेल का मेरा जो डाटा सब कुछ स्टोर है, वो स्टोर है गूगल के किसी सर्वर में स्टोर होगा, तो उस सर्वर से मेरे साइट का कनेक्शन तो बनना चाहिए ना। वो साइट का कनेक्शन मिलता है, मान लो साइट का कनेक्शन मुझे बनेगा कि हो सकता है वो यूरोप में रखा हो डेटाबेस, तो डेटाबेस यूरोप में होगा, तो यूरोप से वो डेटाबेस का कनेक्शन मुझे मिला अंडर सी केबल्स के थ्रू, इंडिया में किसी के पास है, और वो लिंक कर दिया उन्होंने, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया एंड वो मुझे पहुंचा दिया थ्रू दिस आपका 3G या 4G जो भी मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, उसके थ्रू मेरे मोबाइल में पहुंचा दिया। तो पैसा ये जो ले रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं इस कम्युनिकेशन को कराने का। सर्वर, गूगल मुझसे कोई पैसा नहीं ले रही, गूगल ने मेरा डेटा स्टोर कर, गूगल मुझसे कोई पैसा नहीं ले रही, गूगल मुझसे ऐड के थ्रू काम कर रही है, लेकिन ये लोग मुझसे पैसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अवेलेबल करा रहे हैं मुझे, इसका मेंटेनेंस का तो कुछ खर्चा है, वो मैं उसका पैसा पे करता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अभी एक बात करेंगे, नेट न्यूट्रलिटी की बात करेंगे, ये टर्म ही अपने आप में है नेट न्यूट्रलिटी। ठीक, अभी जो है आप यूज करते हो तो आपको सब कुछ एक लेवल पे मिलता है, ठीक है। आप कोई भी साइट खोलो, अगर वो साइट के सर्वर से दिक्कत है तो आपके सेम स्पीड से चलेगा। लेकिन अब कंपनीज का ये कहना है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, सम कंपनीज आर सेइंग कि हम जो है इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर्स होते हैं, दे आर सेइंग कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जो कंपनीज हमको अच्छा पे करेंगे हम उनका इंटरनेट फास्ट देंगे, उसका जो एक्सेस देंगे आपको फास्टर देंगे, जिसका पेमेंट उसका एक्सेस हम स्लोअर देंगे। तो इसको लेकर के भी डिबेट है कि ये चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। नहीं, वो तो चलो टेक्निकल इश्यू की वजह से है, तो मैंने बोला उसको जानबूझ के कम किया जाए। मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने कहा कि तुम अगर यूट्यूब चलाओगे तो मैं स्पीड तुम्हारा स्लो कर दूंगा। तो नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, मैं रिस्ट्रिक्टेड करके कराऊंगा। इसको ऐसे समझो,
अमेजन है और फ्लिपकार्ट है, नहीं रुको, अमेजन और फ्लिपकार्ट है, ठीक है, और अमेजन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का भी काम कर रही है। अमेजन ने कहा कि तुम अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे अमेजन को, तो जो जहां जहां मैं सर्विस एकदम तुम्हारा एकदम 5G की स्पीड से चलवाऊंगा, जैसे फ्लिपकार्ट तो स्लो करा दूंगा। इसको कहते हैं नेट ई न्यूट्रलिटी। ये न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, बात समझ में आती है। तो विल कम ऑन टू इट। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी, ये कहानी ध्यान रखना। अब वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी में जो है कुछ चीजें आई हैं, दैट इज की फीचर्स ऑफ वाईफाई 7 मेजर। पहली चीज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब है दिस कैन कनेक्ट विद डिवाइसेज ऑफ डिफरेंट बैंड्स, यानी जो पुराने, अगर वाईफाई 7 भी आएगा तो ऐसा नहीं हो कि वाईफाई 6 वाईफाई 5 आपका बंद हो जाएगा, उसके उस पे जो डिवाइसेस काम करते थे वो वाईफाई 7 पे भी काम करेंगे। सो ये पहली इसकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब है, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी पुरानी चीजें भी काम करती रहेंगी। लोअर लेटेंसी एंड मल्टीलिंक ऑपरेशन। लोअर लेटेंसी यानी डेटा ट्रांसफर के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाए। लेटेंसी का मतलब ही होता है, लेटेंसी अपने आप में टर्म याद रखना, आपने यहाँ पे क्लिक किया और वहां पे पहुंचा, उसके बीच में कुछ तो टाइम लगेगा, वो जो टाइम लगता है उसी को टाइम लैग या लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। एंड मल्टीलिंक ऑपरेशन। मल्टीलिंक ऑपरेशन का मतलब जैसे नॉर्मली अभी जो वाईफाई आपकी काम करती है, हालांकि वाईफाई 6 से ही आपका वाईफाई 6 से ही आ गया है, हाँ जी अभी भी है, बट इसमें इसके अंदर भी वो कहानी आ जा रही है, इसलिए चर्चा करें। मल्टीलिंक का मतलब ये है कि मान लो आपका ये एंटीना है, ठीक है, आपका मोबाइल यहाँ पे है, तो पहले के वाईफाई में क्या होता है कि अगर इस एंटीना से कनेक्टेड है तो केवल इसी एंटीना के थ्रू काम करेगा, जैसे इसके रेंज से बाहर तो टूट जाएगा। मल्टीलिंक का मतलब ये सारे एंटीना के साथ एक साथ कनेक्टेड है, उसको जिससे डेटा लेना है लेते रहेगा, साइमल्टेनियसली सबसे वो डेटा ले सकता है। दैट्स द आइडिया ऑफ मल्टीलिंक ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आपका चलेगा। उसके अलावा स्पीड एंड कैपेसिटी, इट्स आल्सो 4 टाइम फास्टर देन द वाईफाई 6, कैपेसिटी इसकी और बेहतर हो जाएगी। तो ये आपके की फीचर्स ऑफ वाईफाई 7। अब यहां से क्योंकि वाईफाई 7 जैसे ही रिलीज होगा, आपको बाकी वाईफाई जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा अगर वाईफाई 7 होगा? फास्टर है, फास्टर इंटरनेट हो जाएगा, तो फास्ट इंटरनेट होगा तो और चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएगी। जो आप जनरली यूज करोगे 5G आने से क्या क्या फायदे हैं, वही फायदे वाईफाई 7 से, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, रैपिड एडॉप्शन ऑफ क्लाउड बेस्ड एंड वायरलेस एप्लीकेशन। फास्टर है तो इजी हो जाएगा करना इसको। इसके अलावा मेडिकल फील्ड एप्लीकेशन, टेली डायग्नोस्टिक, टेली सर्जरी को करना बेहतर हो जाएगा क्योंकि फास्टर है। अदरवाइज डॉक्टर ने यहाँ पे बोला कि चलो अभी नस काट देने का है, अभी रोबोट जो है वो नस काट ही जाए, टाइम लगेगा उसको, तो टेली सर्जरी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। डॉक्टर ने बोला कि बस बस अब इसको जो है सील पैक कर देने का, रोबोट भूल गया, अच्छा थोड़ा देर के बाद सील पैक करेंगे, तो पता चला हो गया, आपकी कहानी जो है वो गड़बड़ हो गई। तो ये सब चीजें जो है आपको फास्टर होगा तभी तो आपका काम होगा ना। एड्रेसिंग डिमांड्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जहां पे डिवाइसेज अपने साथ कनेक्ट कर सके एक दूसरे के साथ, ठीक है, हर डिवाइस एक दूसरे से अगर चाहे तो वो कनेक्ट कर सके, इट कैन वर्क, तो उसको कहा गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा आपका हायर रिजोल्यूशन कंटेंट स्ट्रीमिंग वगैरह आप बेहतर कर सकते हो, गेम्स अच्छे खेल पाओगे, ऑब्वियसली वो सब कहानी तो आपकी आएगी। तो जैसे जैसे आपका स्पीड जो है वो और आपको बेहतर मिले, तो बेसिक आइडिया यही है कि आपका स्पीड आपको बेहतर मिलेगा। थोड़ी सी चर्चा वाईफाई की कर लेते हैं, ऑब्वियसली ये आएगा तो थोड़ा दिन लंबा रहेगा। तो सबसे पहला आपका वाईफाई आया 1997 में, ठीक है। सो वाईफाई स्टैंडर्डाइज स्टार्टेड इन 1997। देखो 1 2 3 4 अब यूज में नहीं है, तो पुराने वर्जन जस्ट यू दैट नीड टू नो। और उसका उस समय स्पीड हुआ करता था 2 Mbps, एंड दिस इज नॉट बाइट, दिस इज मेगा बिट, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेना और कम हो जाएगा। 1999 आपका आया अगला वर्जन जिसका स्पीड आपको बढ़ के 11 Mbps, नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर, जस्ट आइडिया आपको होगा कि हाँ किस तरीके से याद कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोडिंग्स अगर कभी, मुझे नहीं लगता, बट वाईफाई 7 वाली याद कर लेना किसका इसका कितना आपका यूनिट है, ठीक है। 802.11b ये अपना वो नेमिंग करते रहते हैं इसका। 2003 में वाईफाई 3 अगेन 54 Mbps के साथ, और 2009 में आपका वाईफाई 4 आया और इसकी स्पीड जो पहुंची आपको 600 Mbps तक पहुंची। तो ऑब्वियसली आपको टाइम के साथ इंप्रूव हो रहा है। आज के डेट में आपकी स्पीड ऑलमोस्ट 2 गीगाबाइट्स में जा चुकी है, अगर उसको कन्वर्ट करो तो ऑलमोस्ट 16 Gbps के स्पीड में आप जो है, सॉरी हाँ 2 Gbps गीगाबाइट पर सेकंड तक जो है आपकी वाईफाई जो है आपकी स्पीड दे रही है वाईफाई 6 वाली, ठीक है। 7 तो है जो उसको और आगे लेके जाएगी, ठीक है। तो ये हाँ जी, हाँ 4 गुना लेके चली जाएगी। अच्छा, सो दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाईफाई 4 5 6 या 6E एंड 7 आने वाले टाइम में कितनी, ध्यान रखना ये जीबी में गीगा बिट्स लिखा हुआ है, गीगाबाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आज के डेट में आपका हाँ 8 GB का प्लान थी, 8 Gbps नहीं
8 गीगाबिट्स है, ठीक है, गीगाबाइट्स नहीं है वो। हाँ हाँ, और नहीं 2 GB के आसपास आपका, वही 1.5 से 2 GB के आसपास आपका स्पीड आपका आता है, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, जो 12 1.2 GB के आसपास, ठीक है। तो गीगाबाइट आपका वही है। तो अब ध्यान रखना कि ये आने वाले टाइम में ये आपका बढ़ के कहाँ चला जा रहा है, ऑलमोस्ट 5-6 GB के आसपास जो है वो आपका चला जाएगा। सो अगेन इसका फ्रीक्वेंसी बैंड अगेन देखो 2.45, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, ये 6 यूज होना स्टार्ट हो गया अभी। आने वाले टाइम में ये और आपका एक्सपेंड कर सकता है। इनके बीच का डिफरेंसेस थोड़े बहुत क्लियर रखना। अब देखो इनके डिफरेंसेस क्या थे। एक तो लॉन्च टाइम जो आपका 2006 चल रहा है, ये 2019 का, तो लेटेस्ट वर्जन ये बहुत पुराना है नहीं। तो उस समय पूछा गया था क्वेश्चन जैसे ही वाईफाई 6 लॉन्च हुआ था, तो इसी तरीके से वाईफाई 7 लॉन्च होगा तो हो सकता है ये क्वेश्चन को जो है वाईफाई 5 में नहीं होगा, उन्होंने फास्ट किया उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म समझ लो, बस आपको वो करना है। जैसे ये टर्म आपको मिलेगा वाईफाई के साथ, इसका नाम मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये टेक्नोलॉजी आई थी आपको वाईफाई 4 के साथ ही। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का मतलब है कि आप कनेक्शन जो ले रहे हो वो आप एक साथ में कई चीजों पे डिस्कशन, मतलब कई चीजों के लिए डेटा को एक्सचेंज कर सकता है। जैसे ऐसा समझो कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे गेम भी खेल रहा हूँ, साथ में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भी आ रहा है, और ऊपर से यहाँ पे इंस्टा भी अपना काम कर रहा है, ठीक है, जीमेल भी ऑपरेटिव है। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, सब लोग जो है वाईफाई से अपना अपना एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन पहले ये नहीं होता था। एक टाइम में एक ही जो है उसको कन्वर्ट कर पाएगा, एक ही अपना डेटा शेयर करेगा। यानी अगर मेरा व्हाट्सएप या मेरा गेम चल रहा है ऑनलाइन में, अगर मुझे व्हाट्सएप को लेना होगा तो गेम वाला लिंक स्टॉप हो थोड़ी देर के लिए, एंड व्हाट्सएप, ये बहुत फास्टर होता था। बट साइमल्टेनियसली कहने का मतलब एक जगह से साइमल्टेनियसली चैनल्स में आपके लिंक नहीं आप शेयर कर रहे, एक ही चैनल, एक ही रास्ता है आपके पास इंटरनेट आने का। हाँ, उस सम नहीं आता, अंतर समझो। जैसे मान लो यहाँ पे ये व्हाट्सएप हो गया, ये आपका गेम हो गया, तो क्या होता कि थोड़ी देर तक आपका गेम जो है ये वाईफाई के आपको एक्सेस कर रहा था, और कुछ सेकंड्स के लिए आपका व्हाट्सएप वाईफाई को एक्सेस करता। फिर जब तक, लेकिन जब व्हाट्सएप एक्सेस करता तब गेम बंद हो जाता। गेम बट ये बहुत फास्ट होता, आपको नहीं पता चलता कि अलग अलग तरीके से इन्होंने एक्सेस किया। हाँ, टाइम लैग ज्यादा था। अभी क्या डिफरेंस हो गया कि अभी आपका व्हाट्सएप और गेम ये अपना एक्सेस कर रहा है, ये अपना एक्सेस। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। तो इसी को कहा गया मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये आपका डेवलपमेंट हुई टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूव डेटा ट्रांसफर रेट्स एंड रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड वाइडर चैनल्स। वाइडर चैनल्स का मतलब ये था कि डेटा का रेट, जो डेटा का एरिया था वो और आपका बड़ा होगा। वाइडर चैनल जैसे आप डालोगे आपका ट्रैफिक का फ्लो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी एक साथ में बहुत ज्यादा डेटा को भेज सकते थे। यहाँ पे जो डेटा भेजने का साइज था वो काफी छोटा था, कम अमाउंट में डेटा भेजते थे। अब जो आपका डेटा भेजने का अमाउंट है वो ज्यादा होगा। इमेजिन करो, पहले आप 98 का रिचार्ज कराते थे, एक 1 GB आपको मिलता था, अरे जितना भी था यार मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक मिलता था ना, और 1 महीने चल भी जाता था आराम से। हाँ जी, हाँ स्पीड था, और यहाँ पे जो है आपका चैनल जो थे वो कम थे, आपका मोबाइल बहुत धीरे धीरे एक्सेस कर सकता था नेट को, ठीक है। अब जो चैनल हो गए वो वाइडर हो, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे मूमीमो आ गया। देखो एक तो मीमो टर्म समझाया आपको, दूसरा है मूमीमो। मूमीमो का मतलब है मल्टी यूजर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। अगेन मल्टी यूजर, अब यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स के साथ भी ये शेयरिंग जो है आपका इस तरीके से चलेगी। पहले क्या होता था कि जिस तरीके से ये खेल यहाँ पे चला है, अगर 2 यूजर्स कनेक्टेड है तो वैसा होता था, कुछ सेकंड्स के लिए इसको मिला, कुछ सेकंड्स के लिए इसको लिंक मिला, कुछ सेकंड्स के लिए इसको, कुछ सेकंड्स के लिए इसको लिंक मिला। बट अब मल्टीपल यूजर यानी सबको एक साथ लिंक मिल रहा है, उसके साथ साथ उसके मल्टीपल एप्लीकेशंस को भी अलग अलग एक्सेस जो है वो मिला हुआ है। तो ऑब्वियसली आप वाइडर चैनल के सबको जो है यहाँ पे मिल गया। तो बेटर हैंडलिंग ऑफ मल्टीपल डिवाइसेज, ये आपका है वाईफाई 5 से, एक साथ मल्टीपल डिवाइस को काफी अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर रहा था। इसके अलावा वाईफाई 6 और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आई जिसको कहा गया OFDMA, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक टेक्नोलॉजी नहीं थी जो एक फ्रीक्वेंसी को
अलग अलग कामों के लिए डिवाइड कर लेती थी। ठीक है, कि मुझे मान लो कहीं पे वॉइस कॉलिंग हो रही है तो वॉइस कॉलिंग के लिए मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी को यूज करूं, नॉर्मल डेटा ले रहे हो तो उसके लिए कौन फ्रीक्वेंसी को यूज करूं, तो उसको डिवाइड करके इन्होंने ये काम करा। अगेन दीज आर जस्ट द टर्म्स, ठीक है, बस मीमो, मीमो या ऐसे बीच में ये डाल देना, मल्टीपल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, ये सारी चीजें हो गई। वाईफाई 7 में क्या होगा, दिस इज मल्टी लिंक ऑपरेशन सपोर्ट फॉर वाइडर चैनल्स। मल्टी लिंक ऑपरेशन आपको पहले से भी अवेलेबल है, यानी आप एक किसी भी एंटीना से कनेक्टेड है, आपका कहानी हो जाएगी। बट अब समझो कि अभी तक जो भी सुविधाएं थी वो सब आपके साथ क्लब हो गई और फास्टर आपको मिला। ठीक है, तो आप जो है मल्टी, मान लो इतने मॉडेम लगे हुए हैं और इन सबका इथरनेट एक ही है, लेट्स सपोज एक ही सेंट्रलाइज इथरनेट से आपका कनेक्टेड है, और सेंट्रलाइज इथरनेट से वहीं से कनेक्शन इसको 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 मिला हुआ है। अब आप इस एरिया में कहीं भी घूमो, कोई भी एंटीना आपका पकड़ रहा है, वो आराम से उसी तरीके से सिमलेस ऑपरेशन आपका करता रहेगा। इट्स नॉट नेसेसरी उसको डिटेक्ट नहीं होगा कि अलग चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। ऑब्वियसली कम होगी, बट हमारे यहाँ कम होगा ना, मान लो, लेकिन जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स हैं, मल्टीपल फोन से ऑब्वियसली ऑब्वियसली नहीं, वाईफाई चल ही रहा है, ऐसा नहीं है। 5G अभी महंगा भी है ना। अब आपको देखो फोन रिचार्ज नहीं, वो ठीक है, फोन रिचार्ज आप करोगे, बट ऑब्वियसली ना आपको कितना मिल रहा है, मान लो आप 200 का 300 का रिचार्ज करा रहे हो, या 300 का कुछ ऐसा ही रिचार्ज हो रहा है ना अभी, 3G 4G वाला, चलो 4G या 5G जो भी चल रहा है, चलो ठीक है। अब 400 में आपको पर डे का आपके पास लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन है, इतना ही यूज कर सकते हो। उतना में अगर आपका काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आपको वो सस्ता पड़ता है। अरे जिसका भी बताया तुम बाबा, वो सस्ता पड़ता है ना। ठीक है, उसके अलावा आप सबको स्मार्ट टीवी चलाने का है, वही मैं बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स के लिए। ऑफिस में वाईफाई से कितना काम चलाएंगे, 5G से कितना काम चलाएंगे। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा चाहिए होता है, तो इसीलिए अभी वाईफाई आपका खत्म नहीं होगा ऑब्वियसली, ये आपका। अच्छा, ये सवाल तो ठीक है, अगर मुझे सवाल पूछना हो तो मैं सवाल पूछूंगा कि क्या डिफरेंस है वाईफाई एंड वाईफाई में। ठीक है, वाईफाई वाईफाई दीवार के पार काम करेगी, वाईफाई नहीं करेगी। हाँ, तो ऑब्वियसली देखो, लाइट फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, ऑब्वियसली टर्म दे दिया, नाम किसने दिया एक बार पढ़ लेना, ये याद कर लेना अगर मन करे तो। ठीक है, हेराल्ड हैस, दिस वाज एनसीआर कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे एलईडी लाइट का हो रहा है, यहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मेन डिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, वाईफाई के लिए आपका स्पीड ऑलमोस्ट अबाउट 1 Gbps, दिस इज आपका 150 Mbps टू मैक्सिमम ऑफ 2 Gbps के आसपास। अभी जो है हम लोग उसी के पास जा रहे हैं। स्टैंडर्ड्स की छोड़ दो। प्राइवेसी क्या है, लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द वॉल्स, हेंस आपकी प्राइवेसी ज्यादा मिलेगी। अगर आपने रूम में लगाया हुआ है और पूरे खिड़कियां बंद कर दो तो कोई आपको एक्सेस नहीं करेगा, किसी को कुछ एक्सेस नहीं होगा जी। ठीक है, अरे मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा आपका। बट यहाँ पे वॉल कैनॉट ब्लॉक रेडियो वेव, सो वी नीड टू अप्लाई मोर टेक्निक्स टू अचीव सिक्योर डाटा ट्रांसफर। ठीक है, पासवर्ड, हाँ ऑब्वियसली तो वो करना पड़ेगा ना तुम्हें, तो वही तो मैंने बात करी ना, मोर टेक्निक्स टू अचीव सिक्योर, यू हैव टू डू दिस। या पासवर्ड डालना पड़ेगा, मुझे कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, मैं चुपचाप अपना खिड़की बंद करके चलाऊंगा, कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं। हाँ जी, ठीक है, बैंडविड्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप लाइट की सारी फ्रीक्वेंसीज का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास लिमिटेड है। अभी हमने बात करी 2.4 से आप लेके 5-6 तक यूज कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन 10,000 टाइम्स द रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यहाँ पे मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इसका लाइट का। अब लाइट जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में चलेगा उस फ्रीक्वेंसी में चलेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी वाईफाई की क्या है, लिमिटेड है। ये आपकी करी कवरेज डिस्टेंस, लाइट अबाउट 10 मीटर चलता है, अबाउट 32 मीटर डिपेंडिंग अपॉन आप उसको कितना लेके जा रहे हो। ठीक है, हाँ जी, इसलिए डाल दिया वेरी ऑन ट्रांसमिट पावर एंड एंटीना साइज। इसके अलावा पावर कंजप्शन लाइट वाले में कम है, यहाँ पे पावर कंजप्शन जो है वाईफाई वाले में हाई है। पावर कंजप्शन इसलिए ओवरऑल आपका कम हो जाता है, बट इससे हाई है, कंपैरेटिव इसलिए ना। डेटा डेंसिटी वर्क विद द हाई डेंस एनवायरनमेंट, ये इसकी बड़ी खासियत है, वर्क विद द हाई डेंस एनवायरनमेंट। जहाँ पे बहुत ज्यादा भी डिवाइसेज है ना, वहां पे भी वाईफाई आपका ठीक ठाक काम कर लेती है। वाईफाई में जो है लेस डेंस एनवायरनमेंट में जो है, यहाँ पे इसको इश्यू होने लगता है। ज्यादा डेंसिटी होगी तो रेडियो वेव्स इंटरफेयर करने लगता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने अपने लाइट लगा दिए और संकर्षण दे दिया, लेकिन यहाँ पे अगर 3-4 वाईफाई लगा दिए ना, वो आपस में इंटरफेरेंस उनका शुरू हो जाएगा, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकती है, नॉइज आने लगेगा, सिग्नल में कुछ इश्यू आने लगेगा। ये कहानी है। जैसे मोबाइल होते हैं ना, एक ही जगह पे बहुत सारे नेटवर्क आ गए, आपका मोबाइल का स्पीड स्लो हो जाता है कई बार।
ठीक है, वो इंटरफेरेंस आने लगता है यहाँ पे, ये कहानी आती है। कॉस्ट जो है लो है ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल अभी नया लगाना पड़ेगा आपको लाइफाई, तो उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल कॉस्ट जो है इसका लो हो जाता है, आप लंबे टाइम में हो इसका हाई है। यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज की बात वही आ रही है, लेकिन अब यहाँ पे जो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की चर्चा है, किसकी आप यूज करो किसको नहीं करो, इसमें से ध्यान रखना। यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट जो है वो लो है, ओवरऑल कॉस्ट की मैं बात करूं, क्योंकि एफिशिएंट एलईडी बल्ब पावर कंजप्शन का भी आपको काम हो गया और आपको आपको आपका इंटरनेट भी चलता रह गया। अब यहाँ पे फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड है इसकी कंपेयर टू वाईफाई, तो फास्टर है, उससे ज्यादा डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, उससे कम इंटरफेरेंस होता है वाईफाई से, ठीक है। लेस इंटरफेरेंस, एबिलिटी टू ट्रेवल अक्रॉस सॉल्ट वाटर एंड एबिलिटी टू ऑपरेट इन डेंस एरिया, ये अपने को ध्यान रखना है। लाइट जहां जहां से पास हो सकती है वहां वहां वाईफाई काम करेगा, इंटरफेरेंस को कुछ छेड़छाड़ नहीं होती उसको, ठीक है, पारदर्शिता चाहिए। इसके अलावा प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑब्वियसली आपने ओपेक वॉल लगा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलेगी, एलिमिटेड द नीड फॉर डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन, क्योंकि आपको इजी हो गया ना, वाईफाई की वजह से मिल गया इजी। यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे आपको केवल और केवल क्या करना होता है, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो है फोन कीजिए, वहां के आपको तार कनेक्शन दे देगा, आप उसको यूज करेंगे। बट लाइफाई में अभी बहुत ताम झाम है, ठीक है, लाइफाई में आप इथरनेट से फिर आपको पूरा अलग तरीके से उसके डिवाइस से जाएंगे, तो क्या वाईफाई ना, ऑब्वियसली वो तो दूसरे तरीके से चलेगा। डीमेरिट्स इसके ध्यान रखना, डीमेरिट्स जो है इंप्लीमेंट लाइफाई टेक्नोलॉजी ऑन लार्ज इनफ स्केल इज स्टिल एसेंशियली नॉन एग्जिस्टेंस, अभी भी लार्ज स्केल पे नहीं, छोटे मोटे वही चल रहा है कि इथरनेट से लिया और इथरनेट को थोड़ा बहुत चेंज करके हमने लाइफाई का यूज करा, बट दिस इज वेरी लिमिटेड, बट आने वाले टाइम में आपका डेफिनेटली चलेगा। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि लाइट रात में सो के आप इंटरनेट नहीं चला पाओगे लाइट बंद करके, ठीक है, तो इंटरनेट चलाना होगा तो लाइट ऑन करके चलना पड़ेगा। हाँ जी, अच्छा पेरेंट्स के लिए अच्छा है, नहीं पेरेंट्स को अच्छा, पेरेंट्स को इजीली पता चल जाएगा कि आप जो है पढ़ रहे हो तो कंबल के अंदर मोबाइल नहीं चला पाओगे, फिर ये समस्या आ जाएगी इसके अंदर में, ठीक है, तो इसीलिए इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करने का है, ठीक है। इसके अलावा इट बिकम्स एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू आउटसाइड इंटरफेरेंस, आउटसाइड इंटरफेरेंस कैसे, मान लो आप लाइफाई यूज कर रहे हो और आपका जो है लाइट क्योंकि बहुत तेजी से, और वो लाइट थोड़ा भी बाहर जा रही है विंडो से या कहीं से भी, तो फिर आपको उसको एक्सेस करना आसान हो जाता है कंपेयर टू वाईफाई जो है। हाँ जी, पासवर्ड इसमें भी आएगा ऑब्वियसली, आपको आएगा, बट पासवर्ड इज लाइक एक सिक्योरिटी फीचर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है ना। अब वाईफाई में भी पासवर्ड आप डालो तो आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर ऐड करना पड़ता है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे आपका जो है डेटा कम्युनिकेशन आपको दूर से भी ऑब्जर्व किया सकता है, वैसे भी डिवाइसेस भी बनी है जो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके पास बस दूर से थोड़ा बहुत भी मिलता रही कि किस तरीके से फ्लिकर कर रही है वो वाली, देखिए जैसे इसको क्या बोलते हैं मॉर्स कोड वाली कहानी, समझिए मॉर्स कोड टैपिंग होती है या लाइट के थ्रू किया जाता है, तो सेम उसी तरीके से काम करे कि दूर से लाइट जल रहा है बुझ रहा है ना, तो अगर कोई उस तरीके का डिवाइस है तो इट कैन कैच इट कि कितनी स्पीड से हो रही है, बात समझ में आ रही है, डेटा क्या चल रहा है। इसके अलावा आपका सिग्नल बहुत लिमिटेड है, 10 मीटर, तो बाथरूम में लेके नहीं जा पाओगे, यहाँ पे यूज करते करते आपका फोन आया हुआ है या वीडियो को चैट पे हो तो यू कैंट गो, चलते रहते हैं तो वो नहीं होगा, आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपका बल्ब के थ्रू उसका आते रहना चाहिए। तो ये सब समस्याएं हैं, बहुत ये समस्या नहीं है, बट डेफिनेटली ये समस्याएं जो है आपका आने वाले टाइम में दूर हो जाएगी। क्या मुझे तो बहुत ज्यादा है भाई, चलो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके अलावा आगे थोड़ा सा इसी तरीके से देखो, छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें कोई बड़ा टॉपिक मैंने आपको कराया भी नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह है, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखो कीवर्ड्स, और इसी तरीके से छोटे छोटे कीवर्ड्स और कुछ करा दूंगा, एक क्लास और लूंगा, दैट्स इट, और आईटी कंप्यूटर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेन आपका टर्म जो है मैं करा चुका हूँ, और शाम में मेरी क्लास है, राइट।